गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज मेरी साफ आ रही है ना? जी सर, जी, आ रही। ठीक है। हाँ जी। चले हम लोगों ने कल आप लोगों ने पढ़ा था कार्यालय आदेश, है ना? ठीक है। मुझे एक काम कर दीजिए। आप लोग तुरंत जल्दी से एक पेज पे कार्यालय आदेश का फॉर्मेट बनाकर मेरे नंबर पे भेजिए, विद इन 5 मिनट्स, बहुत जल्दी से। ठीक है। तब तक अविनाश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस सर। हाँ, मुझे ये बताइए, कार्यालय आदेश जो था, इसकी परिभाषा आपको याद है? सर अभी नहीं याद है अभी परिभाषा। अभी नहीं याद? अच्छा, इसकी 3 विशेषताएं मुझे बता सकते हैं आप? जी सर। बताइए। सर कार्यालय आदेश का ये था कि सामान का मतलब ये है कि सामान जो तुम्हारा क्या कहते हैं सामान कार्यालय के जो अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए इसको वो किया जाता है, इशू जारी किया किया जाता जाता है, है, ठीक है। जारी किया जाता है। हाँ, और इसको शीर्ष अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाएगा। कार्यालय का शीर्ष अधिकारी, ठीक है। सर ठीक एक है। आयामी होते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक और है। सर ये एक आयामी ही होता है। ये हाँ, सभी सीनियर सभी से। को सर्वमान्य होता है अधीनस्थ कर्मचारियों को। हाँ, सर्वमान जी सर। बाध्यकारी होता है। ठीक है। जी सर। ऑब्लिगेटरी होता है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस में इसको अनुशासनहीनता मानी जाती है और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही यानी कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो लिया जा सकता है। ठीक है। क्लियर? आदित्य जी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। हाँ, परिभाषा याद है? जी सर, है ही। बताएंगे, बताइए। जी सर, कार्यालय आदेश की ना सर। हाँ, कार्यालय आदेश की। लिख सकते हैं कि कार्यालय आदेश शासकीय पत्र व्यवहार का वह औपचारिक प्रारूप है हाँ। अ, जिसके द्वारा हम्म। एक कार्यालय सॉरी जिसमें एक कार्यालय के शीर्ष अधिकारी द्वारा हम्म। अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अनिवार्य अनुपालनार्थ हम्म। शासकीय कार्यों के निर्वहन हेतु हम्म। ऐसे से पत्र निर्गत किया जाता देखिए है सर, जिसमें। लिखने को लिख देंगे सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं समझ में आ जाता है। जिसमें सर ठीक। पदोन्नति अवनति स्थानांतरण विषयक हाँ, संपादित करे जाते हैं कार्य। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इनसे संबंधित बातें आदेशात्मक लहजे में लिखा जाता है। ठीक। तो ये जी कार्यालय सर। आदेश था, और कार्यालय आदेश का फॉर्मेट, अच्छा एक डाउट मेरे पास आया था। ठीक, उसको समझ लीजिए। जैसे हम लोगों ने अर्धशासकीय पत्र पढ़ा था, तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है? मार्जिन है। ठीक। तो उसमें ये डाउट आया था, प्रवीण जी ने पूछा था कि जैसे हम लोग अर्थशास्त्री पत्र में लिखते हैं विभाग अनुभाग, तो वो कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से खत्म करना है? तो मैंने बताया था कि अर्थशास्त्री पत्र में सबसे पहले दाएं हाथ पर हमको पत्र संख्या लिखनी होती है, फिर विभाग अनुभाग शासकीय पता दिनांक और स्थान लिखना होता है। तो यहाँ पर शुरू करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बात है कि वो खत्म कहाँ पर हो रहा है। बेसिकली ये राइट साइड के लिए अलाइंड होता है। यानी कि जब हम यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र में सबसे ऊपर लिखते हैं क्या, अर्धशासकीय पत्र संख्या लिखते हैं, याद है ना आप लोगों को? अर्धशासकीय पत्र संख्या जी लिखते सर। हैं, इस तरीके से डॉट बनाते हैं। फिर विभाग लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये शुरू तो आगे पीछे से हो सकते हैं, लेकिन इनको खत्म कहाँ पर होना है जाके? एक आपको सीध मिला में था। खत्म होना है जाके। इसको बोलते हैं हम लोग राइट अलाइंड, या राइट अलाइनमेंट बोलते हैं हम लोग, है ना? फिर यहाँ पर अनुभाग लिखते हैं, खत्म कहां पर होना है, तो इस हिसाब से हमको लिखना है, इतना पहले से लिखना कि खत्म हो जाके कहां पर, एक लाइन में खत्म हो। फिर शासकीय पता दिनांक और स्थान लिखते हैं, दिनांक और स्थान के बीच में कॉमा हो सकता है। लेकिन जब हम कार्यालय आदेश में हम लोग आए थे, तो कार्यालय आदेश में ये सेंट्रली अलाइंड होता है, यानी कि हमको ये सब चीजें कहां पर लिखनी होती हैं? बिल्कुल बीच में लिखनी होती हैं, है ना? आपने देखा होगा कार्यालय आदेश, तो कार्यालय आदेश में सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था? विभाग का नाम लिखा था यहाँ पर, बिल्कुल सेंट्रल में। सर हाँ जी। अगर बीचों बीच लिखेंगे तो फिर जो है राइट साइड ज्यादा फिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड ज्यादा ब्लैंक रह जाएगा। देखिए, हम बीचों बीच का मतलब क्या है ना, कि वो चीज जो है वो इस तरीके से लिखें कि वो पेज के बीच में लिख के आए। अब जैसे आपको यहाँ पर लिखना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो इस तरीके से लिखें कि वो पेज के बीच में आए। जी सर। उत्तर मतलब कि प्रदेश। जैसे उसको
वन हाँ जी, थर्ड करने की, मतलब एक साइड उधर छोड़ दे, एक साइड इधर, बीच वाले में हाँ लगभग बिल्कुल में। बीच में। फिर आपको लिखना है अनुभाग, तो अनुभाग यहाँ से नहीं शुरू करना है, बीच में शुरू करना है, जी अनुभाग सर। एक, है ना। ठीक, फिर पत्र संख्या मान लीजिए पा ऑब्लिक सा ऑब्लिक 2025 ऑब्लिक एक खा। तो देखिए सेंट्रली अलाइंड बीचों बीच आ रहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग कि कैसे लिखना है। तो ये सेंट्रल अलाइनमेंट होता है जो कार्यालय आदेश में हमें लिखना है, पेज के बीच में लेके चलना है कि इस तरीके से लिखें कि वो जो चीज है वो पेज के बीचों बीच हमको देखने को मिले, ना कि ना राइट साइड हो ना लेफ्ट साइड हो। समझ में आ गई बात आपको। अभी तो हम लोग बेसिकली फॉर्मेट पर ज्यादा कंसंट्रेशन कर रहे हैं, हालांकि हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी एक दो एग्जांपल भी साथ में लेते हुए चल रहे हैं। ठीक, लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमारे पास शासकीय पत्र हो गया है, अर्धशासकीय पत्र हो गया है, कार्यालय आदेश हो गया है, कार्यालय ज्ञाप हो जाएगा आज। उसके बाद थोड़ा बहुत बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते जो आपका ये पत्राचार है वो खत्म हो जाएगा। सर तो इसका पीडीएफ फॉर्मेट में भेजें या फोटो? फोटो भेजिए, फोटो। ठीक है, या भेज दीजिएगा, क्लास के बाद भेजिएगा, तो हम लोगों ने बातचीत शुरू ही कर दी है। ठीक, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को खूब प्रैक्टिस ही करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। ठीक, तो वो जो चीजें हैं वो ठीक होती चली जाएंगी। और अभी जो मैंने क्वेश्चन पिछली बार दिया था, खाद्य और रसद वाला, अंत्योदय योजना वाला, बहुत से लोगों ने लिख के भेजा है, और बहुत से लोगों ने लैंग्वेज बहुत अच्छी अच्छी भी लिखी है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, समस्या बेसिकली आ रही है कि फॉर्मेटिंग में लोग अभी भी गड़बड़ी कर रहे हैं, कॉमा कहाँ पर लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पर लगाना है, ये चीज क्या हो रहा है, बार बार भूल रहे हैं। तो इसको प्लीज ध्यान रखिए, आप लोग फॉर्मेट को बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए, कि बार बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लगातार भूलते रहेंगे कि कॉमा कहाँ पर लगाएं, फुल स्टॉप कहाँ पर लगाएं, कौन सी चीज कहाँ पर लिखनी है, कहाँ से शुरू करनी है ना। ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि ये मैंने बताया या किसी ने भी बताया तो वो मेरा काम पूरा हो गया। ठीक, इसके बाद मेरा काम आता है कि आपकी गलतियों को पकड़ना, लेकिन अगर आप बार बार गलतियां करते जाएंगे बताने के बावजूद भी, तो फिर वो गलतियां क्या कभी सुधरेंगी? नहीं सुधरेंगी ना। ठीक है, नहीं। तो बताना मेरा काम है, गलतियां पहचानवाना मेरा काम है, लेकिन गलतियों को सुधारना किसका काम है बताइए। हमारा। है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, गलतियों को प्लीज सुधारते हुए चलिए। मैं इसीलिए रेड से मार्क कर देता हूँ, एक एक लाइन पढ़ के मैं चेक करता हूँ। ठीक, तो उसको सुधारिए, क्योंकि अगर ये गलतियां होती रहेंगी तो ये गलतियां फिर क्या बन जाएंगी, आदत बन जाएंगी, और एक बार कोई चीज आदत बन जाती है तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बात को मानते हैं ना। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है कि आपकी मेहनत भी फलीभूत हो, मेरी मेहनत भी फलीभूत हो, और परिवार वालों के और आपके जो सपने हैं वो पूरे हों। एग्जाम को क्यों देना है, पास होने के लिए देना है ना, कि केवल एक्सपीरियंस करने के लिए देना है? पास होने। पास होने के लिए, है ना। बढ़िया तजुर्बा, रैंक लाने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, देखिए ये सही बात होती है। ठीक, उम्मीद भी आपसे मुझको यही आदित्य जी। ठीक है ना। यहाँ पर मैं कोशिश ये, करेंगे पूरी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि तजुर्बा नहीं करना है। डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था ना, करो या मरो वाला, कौन से आंदोलन में जी दिया सर। था करो या मरो क्विट का इंडिया नारा? मूवमेंट। हाँ, तो ये मान लीजिए कि ये भारत आपका छोड़ो। क्विट अनएम्प्लॉयमेंट मूवमेंट है ना। ठीक है, तो लगिए, मेरी जहां भी जितनी भी जरूरत होगी मैं बिल्कुल हमेशा मौजूद रहूंगा। बस आपको मेहनत करते चलना है, साथ साथ चल करते रहना है, खूब प्रैक्टिस करनी है। खाली ये उम्मीद मत करिए कि मैं जब बताऊं तभी लिखें, खाली बैठे हैं तो भी लिखिए। आपके पास ये 3-4 महीने का समय है। ये माना जा रहा है कि नवंबर, अफवाह है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, नवंबर में 9-10 नवंबर को तो बताया जा रहा है सर। हाँ ठीक है, उम्मीद है तो आप मान के चलिए 9-10 नवंबर हो, भले ही दिसंबर में जाके हो, लेकिन आप 9-10 नवंबर के हिसाब से करिए। हम लोग ये कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, हो ही जाएगा कि अगस्त एंड तक थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमारी हिंदी का है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को खूब प्रैक्टिस करनी है। संडे को आपका टेस्ट है, संडे का जो टेस्ट है उसमें आपका अभी निबंध मैं नहीं दूंगा, निबंध का टेस्ट जो होगा वो अगले संडे से होगा। अभी तक जितना भी हिंदी में हम लोगों ने पढ़ लिया है वो सारा उस टेस्ट में आएगा, लेटर्स आएंगे, जो शब्दावली है वो भी मैं उसमें डालूंगा,
मुहावरे भी मैं उसमें डालूंगा, तो उसको भी आपको करना है, मुहावरों को भी। और ये कोशिश करिएगा कि टेस्ट आपको compete करने के लिए देना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे अभी आपका कंपटीशन है। उनमें अगर टॉप पर आ जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर आप उनमें भी compete नहीं कर पा रहे हैं तो उतने 7 8 9 हजार लोगों से compete कैसे कर पाएंगे, है ना। तो टेस्ट को भी एग्जाम के हिसाब से लेके चलिए, ये मत सोचिए कि टेस्ट है तो ऐसे ही दे दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि जब सर टेस्ट अपनी, क्लास के टाइमिंग पे होगा या वो मैं पहले भी बता होगा? दूंगा, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। मैं ये कह रहा था, ये मान के चलिए कि टेस्ट भी आपको फुल एफिशिएंसी से देना है। जब फुल एफिशिएंसी से देंगे तभी तो आप पता कर पाएंगे कि कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो आप पूरी तरीके से तैयारी करने के बाद भी, पूरी तरीके से सजग होने के बाद भी कर रहे हैं। समझ गए? ठीक। यस सर। हाँ, यस सर। तो टेस्ट कैसे देना है, एग्जाम की तरह बिल्कुल जान लड़ा देनी है। खैर, हम लोग आगे आज चलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे आज अगला टॉपिक, कार्यालय ज्ञाप। ठीक। कार्यालय आदेश हम लोगों ने पढ़ा था। कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश में बहुत सारी समानताएं हैं, खास तौर से इसके, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? मैं बताता हूँ, फॉर्मेट में समानता है। कार्यालय का मतलब होता है ऑफिस, और ज्ञाप का मतलब होता है मेमोरेंडम। तो इसका नाम हो गया क्या, ऑफिस मेमोरेंडम। मेमोरेंडम। ठीक। लेकिन इसको खास कभी कभी मेमोरेंडम या मेमो के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अगर देखें तो जो ज्ञाप शब्द है, ये ज्ञाप शब्द बना है ज्ञा धातु से। ज्ञा धातु का मतलब होता है जानना, जानना, या इसी का दूसरा रूप क्या होता है, सूचना। ठीक। तो कार्यालय ज्ञाप में ज्ञाप का मतलब क्या है, ज्ञाप का मतलब है सूचना, यानी कि वो डॉक्यूमेंट या वो दस्तावेज जिसके द्वारा, जिसके द्वारा सूचना दी जाए, उसको क्या बोला जाता है, ज्ञाप बोला जाता है। ठीक। और यहां पर ये ज्ञाप के साथ क्या शब्द लगा है, कार्यालय, यानी कि वो सूचना देने वाला डॉक्यूमेंट जिसमें सूचना किसके संबंध में दी गई हो, कार्यालय के संबंध में दी गई है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कार्यालय ज्ञाप। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी हमको कोई सूचना देनी होती है तो सूचना को देने के लिए जनरली जो एक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, जो एक फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, जो एक दस्तावेज इस्तेमाल किया जाता है, उस दस्तावेज को नाम दिया गया है क्या, कार्यालय ज्ञाप। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया कि हम लोग किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका तो नहीं? नहीं सर। ठीक है। तो यहां पर हमें क्या देनी है, हमें सूचना देनी है। अब ये जो सूचना है, ये सूचना किस प्रकार की सूचना होगी, ये सूचना होगी शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचना होगी। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं शासकीय पत्राचार पढ़ रहे हैं। तो शासकीय पत्राचार में हम लोग क्या पढ़ते हैं, शासकीय कार्य व्यवहार से संबंधित पत्राचार पढ़ते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ज्ञाप है जिसमें सूचनाएं हैं, तो ये सूचना भी कैसी होगी, शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी हुई सूचना ही तो होगी, होगी ना। ठीक है, क्लियर, कोई समस्या? जी सर। ठीक। अब ये सूचना किसको दी जा सकती है, पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग कंसेप्ट में आते हैं, समझना जरूरी है। अब ये सूचना किससे संबंधित होगी, ये सूचना जो है वो संबंधित होती हो सकती है कोई सामान्य शासकीय सूचना हो सकती है, ये सूचना किसी निर्देश या निर्णय से संबंधित सूचना हो सकती है,
ध्यान रखिए, निर्देश या निर्णय, निर्देश नहीं दिया जाता कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से। कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से क्या दिया जा रहा है? निर्देश की सूचना दी जा रही है। ठीक है, निर्देश या निर्णय की सूचना हो सकती है, या कोई भी और प्रकार की सूचना जो है वो इसके द्वारा दी जा सकती है। यहाँ पर एक खास बात और हमारे पास है इस कार्यालय ज्ञाप से संबंधित, कि ये जो सूचना है, ये सूचना कौन देगा? ये सूचना कौन देगा? ये सूचना किसी शासकीय कार्यालय द्वारा दी जाएगी। ठीक, और ये सूचना किसे दी जाएगी? ये सूचना किसे दी जाएगी? ये सूचना दी जा सकती है किसी अधिकारी या कर्मचारी को। ये सूचना दी जा सकती है किसी अन्य कार्यालय को। ये सूचना दी जा सकती है किसी अशासकीय व्यक्ति को। ठीक, तो सूचना कौन देगा? सूचना शासकीय कार्यालय देगा। हम लोगों ने बात की थी, जब हम लोगों ने अर्धशासकीय पत्र पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जितने भी हम यहाँ पर पत्राचार के फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, उनका उद्गम क्या होगा? शासन का कोई पद हो सकता है या कोई पदाधिकारी हो सकता है, उसका उद्गम शासन से होगा, लेकिन उसका गंतव्य जो है वो डिपेंड करता है पत्र के आधार पर कि वो कहाँ जा सकता है। जैसे शासकीय पत्र में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसका जो गंतव्य होगा वो कोई दूसरा शासकीय पद ही होगा, कोई अशासकीय व्यक्ति या पदाधिकारी नहीं हो सकता। जबकि हम लोगों ने अर्धशासकीय पत्र में देखा था कि उसका गंतव्य या डेस्टिनेशन क्या होगा? उसका डेस्टिनेशन कोई दूसरा शासकीय पदाधिकारी भी हो सकता था और कोई अशासकीय व्यक्ति भी हो सकता था। फिर हम लोगों ने कार्यालय आदेश देखा, और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कार्यालय आदेश का गंतव्य क्या होगा? कार्यालय आदेश का गंतव्य होगा अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी। यही तो था, सही बता रहा हूं ना? जी सर। ठीक, और जब हम यहाँ पर आते हैं कार्यालय ज्ञाप में, तो हम लोग फिर से देखते हैं कि ये शासकीय कार्यालय के द्वारा दिया जाएगा, किसी अधिकारी को, कर्मचारी को, किसी दूसरे कार्यालय को या किसी अशासकीय व्यक्ति को कहा जाएगा। अब किसी अधिकारी या कर्मचारी को कैसे? मान लीजिए किसी अधिकारी ने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन आपको दी, कार्यालय में दी, और कार्यालय ने उसकी छुट्टी को एक्सेप्ट कर लिया या छुट्टी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो अब उसको इसकी सूचना देनी कि भाई आपकी छुट्टी को स्वीकार कर लिया है या नहीं स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर यह सूचना किसको दी जाएगी? उस अधिकारी या कर्मचारी को किसके रूप में दी जाएगी? कार्यालय ज्ञाप के रूप में दी जाएगी। समझ में आ गई बात? तो अधिकारी या कर्मचारी को, एग्जाम्पल मैंने दिया, किसी दूसरे कार्यालय को। अब फॉर एग्जाम्पल नगर निगम है, और नगर निगम ने ये देखा कि बारिश का मौसम आ रहा है, और बारिश का मौसम आने के बाद जो बीमारियां हैं वो फैलनी शुरू हो जाती हैं। तो जो नगर निगम है वो स्वास्थ्य विभाग को एक वो भेजता है कि भाई यहाँ यहाँ पर हमको ये अंदेशा है कि बीमारियां जो है वो फैल सकती हैं, तो हम आपको इनकी सूचना दे रहे हैं, आप अपने स्तर पर जो भी कार्यवाही करनी है वो वहां पर करके देख लीजिएगा। तो ये सूचना एक कार्यालय के द्वारा किसको दी जा रही है? दूसरे कार्यालय को। समझ में आई बात आपको ये? जी सर। एक बार पुनः पुनः रिपीट कर दीजिए। हाँ, ठीक, मैंने एग्जाम्पल दिया कि नगर निगम किसी जिले का है, और वो नगर निगम ने ये बरसात के मौसम में ये कहा कि भाई इन इन पर्टिकुलर जगहों पर बीमारी फैलने की संभावना है, क्योंकि नगर निगम के सामान्य इंस्पेक्शन में वहां पर डेंगू मलेरिया के जो लार्वा हैं, जो मच्छर फैलाने वाले हैं, वो वहां पर पाए गए हैं। तो नगर निगम ने कहा कि भाई हमने तो सफाई वफाई करवा दी है, अब वहां पर स्वास्थ्य विभाग के लोग जाके देख ले कि कोई बीमार तो नहीं है। तो वो इस बात की सूचना, उन संदिग्ध इलाकों की सूचना जहां पर ये बीमारियां फैल सकती हैं, वो सूचना दे रहा है किसको? स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों को। ये सूचना दी जा रही है ना, तो ये सूचना किसके द्वारा दी जा रही है? एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को।
क्लियर? जी सर। ठीक। वही अशासकीय व्यक्ति को कैसे? अच्छा, अक्सर क्या होता है, जैसे अब हम बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, अक्सर लोग डालते हैं कि भाई इस वाली भर्ती में कितनी सीटें हैं, किस 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 पद की कितनी सीटें हैं, कि पीसीएस का एग्जाम आया तो भाई सीटों का विवरण दे दीजिए, रिक्तियों का विवरण दे दीजिए, कितने डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट है, कितने डेप्यूटी एसपी की पोस्ट है, कितने ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट है, और अलग अलग पोस्ट का विवरण दे दिए तो आप वहां पर भेजते हैं। और फिर ये जब इसकी जानकारी आपको देगा आयोग, तो वो आपको क्या दे रहा है? कार्यालय ज्ञात। सूचना दे रहा है, बिल्कुल सही, सूचना दे रहा है। और ये आप जब चीज भेजते हैं तो उसको आप एक नाम देते हैं, आप क्या डालते हैं? आरटीआई। आरटीआई। आप आरटीआई डालते हैं, तो अगर किसी कार्यालय से आरटीआई के माध्यम से कोई सूचना किसी अशासकीय व्यक्ति के द्वारा मांगी गई है, तो वो सूचना भी कार्यालय ग्राफ के फॉर्मेट में ही प्रोवाइड करी जाती है। तो अशासकीय व्यक्ति कौन से केस में? जब उसने आरटीआई के माध्यम से कोई सूचना मांगी है। समझ में आ गई बात आपको ये? क्लियर? जी सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहां तक? नो सर। ठीक है। अच्छा, तो हमने देख लिया कि कौन देता है सूचना और किसे दी जाती है। अब ये सूचना भी दो प्रकार की होती है। एक वो सूचना है, ये सूचना भी दो प्रकार की होती है। एक वो सूचना है जिसे नियमित रूप से देना होता है, और एक वो सूचना है जो मांगे जाने पर दी जाती है। नियमित रूप से जो सूचना देनी होती है, वो आप नियमित रूप से क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप उस सूचना को देने के लिए क्या है? बाध्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक कोई जिले में कार्यालय है, किस चीज का कार्यालय? स्वास्थ्य विभाग का ही मान लेते हैं। मान लेते हैं स्वास्थ्य विभाग का कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, सीएचसी है। सीएचसी आप लोग जानते हैं ना, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये सीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये भी एक कार्यालय ही तो हुआ। तो सीएचसी में ये कह दिया गया है कि भाई सीएचसी का जो अधीक्षक होगा या सीएचसी का जो कार्यालय है, वो कार्यालय हर हफ्ते जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले का है उसको ये सूचना देगा कि किस दिन कितने लोग वहां पर किस बीमारी का इलाज करवाने के लिए आए थे और उनको क्या ट्रीटमेंट दिया गया। ये हर हफ्ते क्या करेगा? सीएचसी जो है वो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएमओ के ऑफिस को ये सूचना भेजेगा। तो पहली बात तो ये सूचना एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जा रही है कि नहीं जा रही है? और दूसरी चीज है, यहाँ पर जब ये दे दिया गया है तो ये क्या है? ये बाध्यकारी है कि नहीं है उसके ऊपर? और अगर बाध्यकारी है तो ये कैसी जाएगी? नियमित रूप से जा रही है कि उसको हर हफ्ते ये सूचना सीएमओ ऑफिस में भेजनी है। तो एक तो वो सूचना है जो नियमित रूप से भेजी जाती है और बाध्यकारी होती है, और एक वो सूचना है जो नियमित रूप से तो नहीं भेजी जाती लेकिन मांग ली गई आपसे। जैसे आरटीआई के द्वारा किसी अशासकीय व्यक्ति ने मांग ली, या किसी केस में किसी दूसरे कार्यालय के या किसी आपके ही विभाग के किसी बड़े अधिकारी ने आपसे कहा कि भाई इस संबंध में ये सूचना हमको आप दीजिए, तो ये सूचना मांगे जाने पर दी जा रही है। हमको ये ध्यान रखना है, अभी आगे सर काम आएगा। कभी कभी आरटीआई जो मांगी जाती है, कभी कभी ऑफिस मना भी तो कर देता, नहीं देता है उसको। वो तो उनका वो है ना, उनको आरटीआई अधिनियम में दे के रखा गया कि कौन कौन सी सूचना वो देने के लिए बाध्य है और कौन कौन सी सूचना वो देने के लिए बाध्य नहीं है। तो मना कर देते हैं, तो अगर वो आरटीआई अधिनियम के तहत उस सूचना को ना देने के लिए उनको परमिशन है तो कोई बात नहीं, आप आगे अपील करिए। सर अभी जैसे रिसेंट केस हो रहा है, हाँ तो ये जो इलेक्शन कमीशन वाला है जिससे वोटर लिस्ट मांगी जा रही है इलेक्शन कमीशन से, हाँ। तो ये क्या कार्यालय ग्राफ के अंदर ही आएगा? अगर वोटर आईडी उनसे मांगी जा रही है, वोटर लिस्ट मांगी जा रही है और वो कि आरटीआई के जैसे द्वारा हाँ। मांगते हैं, तो अगर हाँ। वो वहां पर उसकी देगा, डिटेल देगा, अच्छा। तो कार्यालय ज्ञाप के रूप में देगा। अच्छा ठीक है। हाँ जी। ठीक, तो यहाँ तक बातें आपको सबको समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कार्यालय ज्ञाप क्या होता है। ठीक।
अब यहाँ पर हम लोग आगे चल के इसको देखते हैं। पेज चेंज कर दूं मैं? ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कार्यालय ज्ञाप का जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है? कार्यालय ज्ञाप का जो उद्गम होता है वो होता है कार्यालय से। लेकिन अब कार्यालय तो एक जीवित व्यक्ति है नहीं। कोई कार्यालय क्या कोई जीवित व्यक्ति होता है? नहीं होता है। तो अब इस प्रकार की सूचनाओं को जो उससे मांगी जा रही है, या किसी कार्यालय में ये कह दिया गया कि भाई आपको प्रॉपरली हर महीने, हर हफ्ते या 15 दिन के अंदर ये सूचना नियमित रूप से पहुंचानी है, तो उस केस में उस कार्यालय में एक व्यक्ति को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, एक व्यक्ति को नियत नियत कर दिया जाएगा कि भाई इन सभी सूचनाओं से संबंधित जो भी पत्राचार है ये करने की जिम्मेदारी उस एक व्यक्ति को है। अब वो व्यक्ति किस स्तर का होगा ये डिपेंड करता है कार्यालय किस स्तर का होता है। किसी क्लर्क को दे दिया जाए, हो सकता है कि अगर सेक्रेटरीट लेवल पर है तो किसी सचिव या किसी दूसरे अधिकारी को दे दिया जाए कि भाई ये जो सूचनाओं के आदान प्रदान वाला मामला है उसकी जिम्मेदारी आपकी है और ये सारे काम किसे करने हैं? आपको करने हैं। तो एक कार्यालय के स्तर से तो जारी होता है, लेकिन कार्यालय खुद तो लिखने नहीं बैठ जाएगा कि बिल्डिंग जो है वो खुद बैठ गई और लिखने लगी। यहाँ पर कार्यालय में एक पर्सन को नियत कर दिया जाता है, डेजिग्नेट कर दिया जाता है, और वो व्यक्ति सभी इन जो सूचनाएं हैं उनको प्रदान करने का काम करता है, उनसे संबंधित जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, पत्राचार है, वो करने का काम करता है। और ये जो कार्यालय ज्ञाप है ये उसी व्यक्ति के द्वारा फिर जारी किए जाते हैं। तो इसको जारी कौन करता है? जारी करता है यहाँ पर कार्यालय का नियत प्राधिकारी। प्राधिकारी का मतलब है वो पर्सन जिसको इस काम के लिए अधिकृत किया गया है, जिसे इस काम के लिए क्या किया गया है? अधिकृत किया गया है। इंग्लिश में बोलें तो जिसे इस काम को करने के लिए ऑथराइज किया गया है, अथॉरिटी दी गई है। समझ गए इस बात को? तो कार्यालय ज्ञाप का उद्गम कहां से होगा? कार्यालय के नियत प्राधिकारी के स्तर से होगा, जो कार्यालय के बिहाफ पर कार्यालय ज्ञाप को जारी करने का काम करेगा। कोई डाउट इस पॉइंट पे? बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है। अच्छा, कार्यालय आदेश में कौन जारी करता था? सर शीर्ष अधिकारी। शीर्ष अधिकारी, है ना। कार्यालय का शीर्ष अधिकारी जारी करता था। हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था, एग्जाम्पल्स के हिसाब से भी समझा था कि शीर्ष अधिकारी कौन होगा अलग अलग लेवल पे जाके। तो मुझे लगता है वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहला अंतर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि सर बोलिए। यहाँ शीर्ष अधिकारी भी हो सकता है वो। नियत अधिकारी होगा, नियत प्राधिकारी लिखिएगा, शीर्ष शीर्ष हमको नहीं लिखना। ठीक है, जी जी। क्लियर। तो यहाँ पर पहला अंतर हम लोगों ने देखा, समझते जाइए अंतर को, लिख के आपको भेजना है मुझे, कि जो कार्यालय आदेश है उसको कौन जारी करता है? उसको जारी करता है कार्यालय का शीर्ष अधिकारी, जबकि कार्यालय ज्ञाप को जारी करता है कार्यालय का नियत प्राधिकारी, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ये कोई भी हो सकता है, किसको बनाया गया ये उस ऑफिस पर डिपेंड करता है। ठीक। दूसरी चीज, अगली चीज है कि इसका जो डेस्टिनेशन होगा या इसका जो गंतव्य होगा वो क्या होता है? इसका गंतव्य क्या होगा? तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पिछले पेज में देखा था कि ये किसको जारी किया जा सकता है। ये किसी अधिकारी या कर्मचारी को जारी किया जा सकता है, किसी दूसरे कार्यालय को दिया जा सकता है, किसी अशासकीय व्यक्ति को दिया जा सकता है। ये सब क्या है? ये सब इसके गंतव्य हैं। ठीक है, यानी कि ये अनेक लोगों को जारी किया जा सकता है। किसी अधिकारी या कर्मचारी को भी जारी किया जा सकता है, अनेक हो सकते हैं। कौन कौन? कोई अधिकारी या कर्मचारी हो सकता है, कोई अन्य कार्यालय हो सकता है, या कोई अशासकीय
व्यक्ति भी हो सकता है। कुछ लोग लिख देते हैं गैर शासकीय, है ना। तो गैर शासकीय ना लिखें, अगर शासकीय इस्तेमाल करना है तो अशासकीय लिखें, और अगर गैर इस्तेमाल करना है तो गैर सरकारी लिखें। समझ गए इस बात को? ठीक। तो अशासकीय व्यक्ति को जारी किया जा सकता है। ठीक। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूं तो मुझे बताइएगा कि ये सच है या झूठ है। ठीक। मैं बोल रहा हूं कि जो कार्यालय आदेश है उसका जो क्षेत्र है वो कार्यालय ज्ञाप की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। सही या गलत? गलत। नहीं सर, गलत है। गलत है। क्यों गलत है? गलत। कार्यालय केवल अधीनस्थ अधिकारियों पर ही लागू होगी। ज्ञाप का क्षेत्र सर व्यापक है। हाँ, देखिए इसका क्षेत्र बिल्कुल सही व्यापक है, तो आपको एक और अंतर मिल गया कि कार्यालय ज्ञाप का क्षेत्र कार्यालय आदेश के मुकाबले ज्यादा व्यापक होता है, ज्यादा बड़ा होता है। कैसे? पहली चीज तो देखिए कि जो कार्यालय आदेश था वो केवल अधीनस्थ अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर ही लागू होता था, है ना। जबकि ये वाला जो है ये किसी दूसरे कार्यालय पर भी भेजा जा सकता है। इसके लिए वो क्या था, वो समान कार्यालय के लिए जारी किया जाता था ना, याद है ना आप लोगों को। और ये ऑफिस से दूसरे ऑफिस को। कार्यालयों के लिए भी जारी किया जा सकता है। ठीक। दूसरी बात ये थी कि कार्यालय आदेश को अशासकीय व्यक्ति को जारी नहीं किया जा सकता है, जबकि इसको अशासकीय व्यक्ति को भी जारी किया जा सकता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप में ज्यादा व्यापक कौन है और कहे कि इसका कारण बताओ, तो कितने कारण है अपने पास? दो। दो है ना। कंफ्यूजन तो नहीं कि एक ही को मैंने 2 बार बता दिया? बोलिए। दो है सर, दो। है ना। दो ठीक दो है, है सर। दिमाग जी में सर। रहेगी ना ये बात। जी सर। ठीक है। तो इसके गंतव्य क्या हो सकते हैं? गंतव्य इसके कई सारे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये अधिकारी कर्मचारी, ये वाला पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो सर। नो ठीक। सर। अब यहां पर इसका जो संचालन होगा, संचालन कैसा होगा? जनरली जो है वो लिखा मिलता है संचालन एक आयामी, लेकिन इसका संचालन एक आयामी और द्विआयामी दोनों हो सकता है। एक आयामी और द्विआयामी भी। लेकिन जनरली कैसा होता है? जनरली एक आयामी होता है। जनरली एक आयामी क्यों होगा? कि आप यहां पर सूचना दे रहे हो सामने वाले को। जब आप सामने वाले को सूचना देते हो तो जनरली क्या उस सूचना का जवाब देगा वो? नहीं। नहीं देगा। तो जनरली ये एक आयामी जो है वो होता है। ठीक। लेकिन ये कभी कभी द्विआयामी भी हो सकता है कि आपने किसी कार्यालय को सूचना भेजी और बदले में उस कार्यालय ने कुछ एडिशनल और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आपको वापस भेजी। तो ऐसे केसेस में कि जब जो प्रेषिती होता है वो किसी कार्यालय ज्ञाप के द्वारा कोई सूचना मिलने के बाद उस सूचना की कोई सप्लीमेंट्री या एडिशनल इंफॉर्मेशन रिटर्न में आपको भेज देता है, तो उस केस में ये द्विआयामी भी हो सकता है। लेकिन जनरली ये कैसा होता है? एक वन आयामी होता डायमेंशनल। है। ठीक है, एक आयामी ये होता है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग जनरल लैंग्वेज में लिख लें कि ये बेसिकली किस बारे में सूचना यहाँ पर दी जाती है। तो कौन कौन सी सूचना जनरली, ये जो लिस्ट में बताने जा रहा हूं ये एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट नहीं है। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है कि ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। सूचना तो किसी भी प्रकार की हो सकती है जो दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः जिस प्रकार की सूचनाएं यहाँ पर आती होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो कौन कौन से प्रकार की सूचनाएं यहाँ पर जनरली कार्यालय ज्ञाप के द्वारा दी जाती हैं कार्यालय में। तो ये सूचनाओं के प्रकार अगर देखें तो यहाँ पर अगर कोई नीतिगत बदलाव हो रहा है, कोई नया नियम आया है, कोई नई प्रक्रिया आई है, तो उसकी सूचना कर्मचारियों को देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कर्मचारियों
या अधिकारियों को नीतिगत बदलाव नए नियमों प्रक्रिया आदि के बारे में सूचना देने हेतु। अब जैसे नए नियम क्या हो सकते हैं? नए नियम ये हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी कोई विभाग है, उस विभाग में जनरली क्या होता था कि सैटरडे ऑफ होता था, है ना। जैसे आपके सचिवालय में सैटरडे ऑफ रहता है, ठीक, सैटरडे ऑफ रहता था। लेकिन वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व है, वहां का जो शीर्ष ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई थोड़ा सा काम का बोझ बढ़ गया है, और अगर हमको इस काम को कंप्लीट करना है तो कर्मचारियों को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आने वाले 2 महीनों तक शनिवार की जो छुट्टी है वो रद्द करी जाती है। तो ये क्या किया, ये नए नियम की वहां पर बदलाव की सूचना दी जा रही है, और ये सूचना किसके द्वारा दी जाएगी? कार्यालय ज्ञाप के द्वारा दी जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक, क्लियर। या कोई कार्यालय है, उस कार्यालय में अभी तक मान लेते हैं कि जो अटेंडेंस लगती थी उसमें क्या होता था कि एक रजिस्टर रखा होता था, और उस जो भी लोग आते थे वो अपने आने का समय लिख देते थे, रजिस्टर में साइन कर देते थे, और उसको उनका अटेंडेंस मान लिया जाता था। अब उस कार्यालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की शुरुआत की जा रही है, और एक बायोमेट्रिक डिवाइस वहां पर लगा दी गई, और अब सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को सूचना देने के लिए एक कार्यालय ज्ञाप जारी कर दिया गया कि भाई इस पर्टिकुलर तारीख से जो अटेंडेंस होगी वो अब जो वो रजिस्टर है उस पर दस्तखत के द्वारा मैनुअली नहीं की जाएगी, बल्कि बायोमेट्रिक मशीन पर इस तरीके से लोग जो आएंगे वो अपना अंगूठा वगैरह या स्कैन वगैरह करके अपना जो हाजिरी है, उपस्थिति है, वो वहां पर दर्ज करेंगे। प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है, और इस प्रक्रिया में बदलाव की सूचना दी जा रही है। किस पत्राचार के माध्यम से दी जाएगी? कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से दी जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर? जी सर। ठीक, जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा यस ना? सर। ठीक यस। है। ऐसे ही बैठकों, तो सर इसमें समारोहों, कोई बोलिए। हार्ड और सर फास्ट रूल नहीं है कि मतलब यहाँ पे आदेश भी जारी हो सकता है सर इस जगह पे? देखिए, कार्यालय ज्ञाप और कार्यालय आदेश में बड़ा महीन सा अंतर होता है, ठीक। यहाँ पर मैंने एक बताया कि कार्यालय अब सभी जो है वो सूचना दे दी गई कि अब से ये इस तरीके से किया जाएगा। लेकिन अगर इसकी भाषा हम आदेशात्मक कर दें, सूचनात्मक की जगह आदेशात्मक कर दें, तो यही कार्यालय ज्ञाप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्यालय आदेश आदेश में। में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाषा के जरा से परिवर्तन करने से जो सूचना है वो आदेश में कन्वर्ट हो जाती है। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। जी अगला है जी। हमारे पास बैठकों, समारोहों, प्रशिक्षण, सत्रों आदि के बारे में सूचना देने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, केवल एग्जाम्पल के रूप में इसको लीजिएगा कि जैसे आज 14 अगस्त है, और आज हमारे कार्यालय में ये बताया गया कि भाई कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यालय में समारोह का आयोजन सुबह 8 बजे से किया जाएगा। इतना लिख दिया केवल, ये क्या बन गया? कार्यालय ज्ञाप। और अगर हम इसके आगे लिख दें कि समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, तो अब क्या बन गया? ये आदेश बन जाएगा, क्योंकि बाध्यता आ गई ना, और बाध्यता आ गई तो ये क्या बन गया? आदेश आदेश। बन गया। तो बड़ा बारीक सा अंतर है यहाँ पर, ठीक। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। ऐसे ही विभिन्न आंकड़ों, रिपोर्टों,
आदि से संबंधित सूचना के लिए इसको विभिन्न कार्यालयों या एक ही कार्यालय के अलग अलग जो अंग हैं के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन व सहयोग यानी कि कोऑपरेशन, सहयोग बनाने के लिए आवश्यक सूचना। इस कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि नगर निगम ने या जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है आपके जिले की, उसने कहीं पर सड़क बनाई, सड़क उसने बना दी और अच्छी तरीके से सड़क बन गई। उसके बाद दूसरे विभाग के लोग आते हैं, वो पाइपलाइन डालने के लिए उस सड़क को क्या कर डालते हैं, खोद डालते हैं। या बिजली विभाग के लोग आते हैं और अंडरलाइन जो जो आ, वो है तार वगैरह बिछाने के लिए सड़क को खोद डालते हैं। ये क्या है, ये पैसे की बर्बादी है कि नहीं है? और ये क्या दिखा रहा है कि इन दोनों विभागों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन, कोई समन्वय नहीं नहीं है। है। और हम लोग जब वहां से गुजरते हैं तो हम लोग कहते हैं देखो अभी इतनी अच्छी सड़क बनाई थी, इन्होंने खोद डाली और ये डालने, अरे पहले तार डाल देते फिर सड़क बनवा लेते। बोलते हैं ना ऐसा हम लोग। और अक्सर हम लोग ये देखते हैं, ये क्या दिखा रहा है कि दोनों ही कार्यालयों के बीच में कोई समन्वय और सहयोग नहीं है। तो ऐसे केस में कार्यालय ज्ञाप का इस्तेमाल करके अगर जो नगर निगम है वो इन संबंधित जो भी खोदने वाले डिपार्टमेंट हैं, वो चाहे जल विभाग हो, वो चाहे बिजली विभाग हो या कोई और विभाग हो, उन सभी को एक सूचना भेज दे कि भाई इस जगहों पर हम सड़क जो है वो बनवाने जा रहे हैं। अगर आपको कुछ खुदाई से संबंधित काम करना है, कोई पाइपलाइन डालनी है, कोई अंडरग्राउंड तार बिछाने हैं, तो आप पहले कर लीजिए, उसके बाद हमें बता दीजिएगा तो हम सड़क बनवा देंगे, जिससे कि बार बार सड़क बनवाने में होने वाला जो खर्चा है उससे बचा जा सके। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन करते हैं? नहीं करते। नहीं करते। क्योंकि सड़क जब तक खुदेगी नहीं तब तक दोबारा बनेगी नहीं, और जब तक दोबारा बनेगी नहीं तो कमीशन का पैसा कहाँ से आएगा? बजट नहीं उठेगा। है ना? तो ये सब चीजें हैं, ये ध्यान रखनी है। तो विभिन्न कार्यालयों और अंगों के बीच समन्वय व सहयोग बनाने के लिए आवश्यक सूचनाओं के संप्रेषण के लिए भी, यानी कि जहां कहीं भी सूचना है वहां पर क्या है, ज्ञाप है। क्योंकि सूचना का ही दूसरा नाम क्या होता है, ज्ञाप होता है। यहां तक कोई समस्या क्लियर हो गया ना आप लोगों को ये? जी सर। ठीक। अगर हम सरल यस सर। भाषा में लिखना चाहें, परिभाषा को छोड़ दें, चलिए परिभाषा ही लिख लेते हैं, सीधे हम लोग परिभाषा में आ जाते हैं। अब परिभाषा आ, लिखते हैं इसकी। तो यहाँ पर देखिए एक परिभाषा है, थोड़ी सी डिटेल्ड परिभाषा है, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर एक सिंपल लैंग्वेज में एक परिभाषा लिख लेंगे, और फिर आपको दोनों में जो बेहतर लगे वो आप फॉलो करिए। तो परिभाषा, परिभाषा यहाँ पर ये है कि कार्यालय ज्ञाप शासकीय आलेखन का, अच्छा इसका प्रारूप कैसा होगा, औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक। 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 तो वह औपचारिक प्रारूप है जिसके माध्यम से किसी शासकीय कार्यालय से किसी विशिष्ट अथवा
सामान्य प्रकरण में अंतर्विभागीय अंतर कार्यालयी या अंतर वैयक्तिक औपचारिक संदेश या अनुदेश एक ही बात है, सूचना का ही। प्रसारित किए जाते हैं। सर संदेश अनुदेश में क्या अंतर है? एक ही मतलब समझिए, कहने का बस अंतर है। सब सूचना ही का, सूचना के ही मतलब पर्यायवाची एक तरीके से, ठीक है। संदेश अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं, इसे आवश्यकता अनुसार गैर सरकारी ना लिखें, अशासकीय लिखें तो बेहतर रहेगा। अशासकीय व्यक्तियों से संपर्क के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेटर पढ़े हैं उनमें कौन कौन से ऐसे हैं जो अशासकीय व्यक्तियों से संपर्क के लिए भी काम आते हैं? अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र के पत्र और ये कार्यालय ज्ञाप। कार्यालय ज्ञाप, ठीक है ना। 10 साल। हाँ जी, इसको मैं ऊपर कर दूं। अगली एक चीज और लिख लें। राइटिंग समझ में आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। चलें आगे। जी जी सर। सर। ठीक। अल्टरनेट डेफिनेशन। कार्यालय ज्ञाप किसी शासकीय कार्यालय से उद्गमित वह पत्र होता है जिसमें किसी अपेक्षित सूचना को ऐसे व्यक्ति जिसने उस सूचना को प्राप्त करना चाहा हो, उस व्यक्ति को वह वांछित सूचना
प्रदान की जाती है। ठीक, ये दो तो मैंने बता दी, लेकिन इनमें ज्यादा बेटर कौन सी है? ऊपर वाली। ठीक, ठीक है। तो ये तो परिभाषा हो गई। अब एक चीज ये बताइए कि यहां पर हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, मुझे बताइए कि ये जो विषय वस्तु होती है शासकीय पत्र की, वो क्या होती है? हम लोग अभी ऑलरेडी देख के आए कि शासकीय सॉरी कार्यालय ज्ञापकी, कार्यालय ज्ञापकी जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है? कार्यालय ज्ञापकी जो विषय, सूचना। हाँ, कार्यालय ज्ञापकी जो विषय वस्तु होती है वो क्या होती है? कार्यालय या शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचना का संप्रेषण। जो किससे संबंधित हो सकता है? वो चीजें जो हम लोगों ने अभी पीछे देखी थी। कौन कौन चीजें? ये चीजें। लेकिन इसके आगे एक चीज और लिख लीजिए, आदि। क्यों आदि? क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट नहीं है, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, क्योंकि सूचना तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, और अगर उस किसी भी प्रकार की सूचना को दिया जा रहा है तो वो कार्यालय ज्ञाप के फॉर्मेट में ही दिया जाएगा। तो ये कॉम्प्रहेंसिव नहीं, इसीलिए हम लोगों ने आदि लगा लिया है अब। ठीक, तो ये इसकी विषय वस्तु है। अब यहां अगर देखें तो मुझे ये बताइए कि यहां पर इसको जारी कौन कर रहा है? कार्यालय का नियत प्राधिकारी। लेकिन ये कार्यालय का जो नियत प्राधिकारी है, ये इस सूचना को क्या अपने पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर जारी कर रहा है? कार्यालय के नहीं। बिहाफ में। हाँ, नहीं। ये कार्यालय के बिहाफ पर जारी कर रहा है। तो अगर कभी भी कोई सूचना किसी दूसरे के बिहाफ पर जारी करी जाती है, तो उसकी जो भाषा या कोई भी लेटर या पत्र किसी दूसरे के बिहाफ पर जारी किया जाता है, तो उसकी भाषा और शैली कैसी होगी? किसी अन्य दूस पुरुष। हाँ, औपचारिक और बिल्कुल। उत्तम पूर्व। हाँ, जैसे हम लोगों ने देखा था, जैसे हम लोगों ने देखा था शासकीय पत्र में, वो पदाधिकारी लिख रहा है, लेकिन वो पद के लेवल से जा रही है, तो वो पद के बिहाफ पर लिख रहा है, इसलिए उसकी भाषा कैसी थी? उसकी भाषा थी तटस्थ, है ना? तटस्थ क्यों थी? क्योंकि उसका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसकी व्यक्तिगत संलिप्तता नहीं है। तो तटस्थ क्यों होती है अगर कोई पूछे, तो इसलिए होती है क्योंकि जारी करने वाले की व्यक्तिगत संलिप्तता नहीं होती, इसलिए भाषा तटस्थ होती है। तटस्थ के अलावा ये भाषा कैसी होगी इसकी? औपचारिक होगी। ठीक, भाषा कैसी होगी? औपचारिक होगी। शैली कैसी होगी? दूसरे के बिहाफ पर बात कर रहे हैं ना, दूसरे के बिहाफ पर बात कर रहे हैं, तो शैली अन्य कैसी पुरुष। होगी? शैली होगी इसकी अन्य पुरुष की शैली होगी। ठीक, इसके अलावा बाध्यता, हम लोगों ने कार्यालय आदेश में देखा था कि कार्यालय आदेश में वो आदेश था, और वो आदेश कैसा था? अनुल्लंघनीय होता था, और अगर कोई उसका उल्लंघन करता था तो उसको अनुशासनहीनता मानते हुए डिसिप्लिनरी एक्शन उसके ऊपर लिया जा सकता था। यानी कि कार्यालय आदेश को मानना क्या होता था? कार्यालय आदेश को मानना बाध्यकारी होता था। लेकिन अगर कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि आज हमारे कार्यालय में ये एक ज्ञाप जारी हुआ कि स्वतंत्रता दिवस का समारोह, या स्वतंत्रता दिवस समारोह छोड़िए, मान लेते हैं किसी का रिटायरमेंट है, और ये कहा गया कि भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति रिटायर हो रहे हैं, और इनको विदाई देने के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन कार्यालय के कार्य के जो समय है उसके बाद शाम को 7 से 8 बजे को निर्धारित किया गया है। अब बताइए, क्या इस समारोह में जाना बाध्यकारी है? नहीं। नहीं। कि भैया कार्यालय ज्ञाप निकाला गया और लगा दिया गया कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, सब लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद जो जो नहीं गया उसकी सैलरी काट ली गई, कर सकते ऐसा नहीं हैं होगा। ऐसा? नहीं, ये नहीं। सूचना है, ये आदेश नहीं है। जबकि अगर आदेश होता कि भाई स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन सुबह इतने बजे से होगा और सबका आना अनिवार्य है, तो फिर वहां पर एक्शन लिया जा सकता था।
तो इसकी बाध्यता क्या होती है? ये बाध्यकारी नहीं होता है। इसका पालन जो होता है वो स्वैच्छिक होता है। आपकी मर्जी है करिए, आपकी मर्जी है ना करिए, आपकी मर्जी है विदाई समारोह में जाइए, आपकी मर्जी है विदाई समारोह में ना जाइए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो ये दंडनीय नहीं होता। क्लियर? सर एक बार इसकी पहली पे अन्य पुरुष तो उत्तम पुरुष में क्या अंतर होता है ये बता दीजिए। उत्तम पुरुष का मतलब जब हम बात करें अपने लेवल की, मैं ये कहना चाहता हूं, तो ये उत्तम पुरुष हो गया। और अन्य पुरुष किसी के बिहाफ पे बात करें। दोस्तों के बिहाफ पर, हाँ। सर इसमें ठीक है, वो क्लियर? कुछ होता है उसका है ना। आपकी आवाज सही था, क्लियर नहीं है। कुछ कह रही है क्या? नो सॉरी सर, सॉरी। हाँ जी, ठीक है। तो ये दंडनीय नहीं होता। यहां तक सभी पॉइंट्स आपको क्लियर? यस सर। ठीक। यहां पर इसका फॉर्मेट लगभग वैसे ही आपको देखने को मिलेगा जैसा कार्यालय आदेश का था। और कार्यालय आदेश में हम लोगों ने देखा था कि संबोधन सूचक और समापन सूचक शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होता है। तो कार्यालय आदेश में भी संबोधन और समापन सूचक शब्दावली का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, क्लियर? पेज चेंज कर दें। यस। अगला है, कार्यालय आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी? नहीं सर। जी मान्यता नहीं दी जा सकती, लेकिन दी जा सर, सकती उसके है। परे हो जाके हाँ, सामान्यतः कार्यालय आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब आपने नौकरी ज्वाइन करी थी तो सैलरी के साथ साथ, पावर के साथ साथ आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं कि उस नौकरी की सेवा शर्तों में जो भी काम आपसे करने को कहा गया है वो आप करेंगे, उसको आप मना नहीं करेंगे। तो वो आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है, आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने शीर्ष अधिकारियों की बातों का पालन करें। आपको जो काम करने को कहा गया है वो काम आप करें, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाएं। ठीक। तो अगर आपको आपकी ड्यूटी से संबंधित, आपकी सेवा शर्तों से, आपके सर्विस रूल्स और रेगुलेशन से संबंधित कोई आदेश दिया जा रहा है तो उसका पालन आपको करना ऑब्लिगेटरी है और उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन मैंने बताया था कि अगर आपसे कोई ऐसा काम करने को कहा जा रहा है जिसका उल्लेख आपकी सेवा शर्तों में नहीं है, जो काम आप करने की जिम्मेदारी नहीं है, कि बाबू एक है, क्लर्क है आपके ऑफिस का और आप शीर्ष अधिकारी हैं और आपने उससे कहा कि भाई तुम सबसे पहले आ जाया करो, सुबह सुबह गेट ऑफिस का तुम ही खोलोगे और जितनी भी ये टेबल्स हैं सबकी झाड़ू और पोंछा तुम ही करोगे, और क्योंकि हम शीर्ष अधिकारी हैं तो मेरी बात मानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो क्लर्क का ये काम होता है क्या? बोलिए। नहीं। नहीं होता है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक खबर आई थी कि कोई जिला था, लखीमपुर साइड का कोई जिला था, वहां पर एक एसडीएम थी, उनके दफ्तर में कोई नेता वगैरह आया था। तो एसडीएम ने किसी लेखपाल शायद थे, कोई, उनको कह दिया था कि जा चाय लेके आओ। तो लेखपाल ने मना कर दिया था कि मैं चाय लेके नहीं आऊंगा। उस पर बड़ा बवाल हुआ था कि मना कैसे कर दिया। तो क्या लेखपाल की सेवा शर्तों में लिखा होता है कि वो चाय लाके पिलाएगा? है ना, नहीं लिखा होता है। नहीं लिखा तो होता। ये एक नहीं। ऐसा, हालांकि वो मौखिक था, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया कि इस तरीके से अगर सेवा शर्तों के विरोध में है, का उल्लंघन कर रहा है, अपमानजनक है, ठीक है, या
अन्यायपूर्ण है तो उस केस में आप प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करेंगे पहले, और उस सिस्टम के तहत अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो फिर आप जाके न्यायालय में चुनौती कर दे सकते हैं उसको। अब सिस्टम क्या है, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि वो अन्यायपूर्ण है या सेवा शर्तों के अलावा उसमें आपसे कुछ करने को कहा गया है या वो अपमानजनक है, तो आप संबंधित अधिकारी से कहेंगे कि विनम्रता पूर्वक कहेंगे कि भाई ये अपमानजनक है या सेवा शर्तों के विरुद्ध है, हम इसको नहीं कर सकते। अब वो मानेगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो आप उससे ऊपर के अधिकारी के पास जाइए, वो मान गया तो ठीक, तो उसके ऊपर के अधिकारी तक जाइए। और अगर ये सब नहीं मानते हैं तो हर हर एक विभाग में एक शिकायती तंत्र होता है, ग्रीवेंस रिड्रेशल सिस्टम होता है। आप उस ग्रीवेंस रिड्रेशल सिस्टम पर अपनी शिकायत डालिए, उस शिकायत का भी निराकरण अगर वहां से भी नहीं होता है तो फिर आप न्यायालय में जा सकते हैं। ये पूरा सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा, सीधे नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम कार्यालय ज्ञाप की बात करें तो कार्यालय ज्ञाप बाध्यकारी तो है ही नहीं, तो यहां पर जब कोई बाध्यकारी है ही नहीं, आपकी इच्छा पर तो आप ना मानिए। अब जब आपकी मर्जी पर मानना ना मानना है तो फिर आप न्यायालय भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप खुद ही उसको पालन करें चाहे ना करें। और ये तो बेसिकली एक सूचना है, और सूचना पर केस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो क्योंकि यह मात्र एक सूचना है, अतः इसे न्यायिक वाद का विषय नहीं बनाया जा सकता, या इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि इसे एक साक्ष्य, साक्ष्य बोले तो एविडेंस। एविडेंस के रूप में न्यायालय में प्रयोग या पेश किया जा सकता है। साक्ष्य के रूप में, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट है, तो अगर उससे संबंधित कोई बात है और हमको दिखाना कि भाई ऐसा ऐसा देखो उन्होंने कहा था, सूचना दी थी, तो फिर अगर वो न्यायालय में जरूरी है तो हम उसको एक एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में वहां पर दिखा सकते हैं, ठीक। हालांकि न्यायिक वाद या उसको न्यायालय में चुनौती जो है वो नहीं दी जा सकती है। सर जो लिखित होगा वही तो साक्ष्य देंगे, अगर मौखिक होगा तो कहाँ से साक्ष्य देंगे। मौखिक, हम तो पत्राचार की बात कर रहे हैं, ये सब पत्राचार लिखित ही है ना। मौखिक का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होता, तभी तो हम कहते हैं कोई काम करने से मना कर दे तो क्या बोलते हैं, लिख के दो, है ना। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ना ये सब लिखित है, हम मौखिक की बात ही नहीं कर रहे हैं। मौखिक की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं। क्लियर? यस। हाँ, तो ये चीज यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। पेज चेंज कर दें, जगह है मेरे ख्याल से, आ जाएगा फॉर्मेट, तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ देर पहले दो एग्जाम्पल्स दिए थे। एक एग्जाम्पल ये था कि एक कार्यालय ज्ञाप जारी हुआ, जिस कार्यालय ज्ञाप में ये कहा गया कि अमुक व्यक्ति रिटायर हो रहे हैं, उनका विदाई समारोह है। ये विदाई समारोह की जो सूचना है वो क्या किसी कार्यालय के किसी एक खास कर्मचारी या अधिकारी को दी गई है कि पूरे कार्यालय को दी गई है? पूरे कार्यालय को सर। पूरे कार्यालय को दी गई है। तो जनरली ऐसी कोई सूचना जब पूरे कार्यालय को दी जाती है तो ऐसा जो कार्यालय ज्ञाप है उसको कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाता है, जिससे कि सभी लोगों तक वो क्या हो जाए, पहुंच जाए, ठीक।
तो ये कार्यालय के समस्त कर्मचारियों के लिए भी जारी किया जा सकता है, या अगर जैसा हम लोगों ने उस एक और बात करी थी कि मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी, तो उनकी छुट्टी को मान लिया गया, स्वीकृत कर दी गई, या उनकी छुट्टी को अस्वीकृत कर दिया गया, इसकी सूचना भी कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर मिस्टर एक्स की छुट्टी को स्वीकृत कर लिया गया है या मिस्टर एक्स की छुट्टी को अस्वीकृत कर दिया गया है, तो इसकी जानकारी क्या पूरे कार्यालय को दी जाएगी कि केवल मिस्टर एक्स को दी जाएगी? मिस्टर एक्स। केवल मिस्टर एक्स को दी जाएगी, एक ही व्यक्ति को दी जाएगी। तो ये जो कार्यालय ज्ञाप होगा जिसकी जानकारी केवल मिस्टर एक्स को दी जा रही है, इसे मिस्टर एक्स का नाम का उल्लेख करना पड़ेगा ना कि यह जानकारी किसके लिए है? जी सर। मिस्टर एक्स के लिए है। ठीक, क्लियर? तो ये चीज दिमाग में रख लीजिए अभी फॉर्मेट पढ़ने से पहले कि ये समस्त कर्मचारियों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी, या एक पब्लिक एट लार्ज के लिए भी जारी किया जा सकता है, और किसी खास व्यक्ति, किसी खास अधिकारी या कर्मचारी के लिए भी जारी किया जा सकता है। ठीक, जैसे आरटीआई डालते हैं, तो आरटीआई अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होता है कि अमुक व्यक्ति के द्वारा डाली गई आरटीआई के जवाब में ये सूचना दी जा रही है, उसमें उसका नाम लिखा होता है ना? ठीक है। जी सर। हाँ, तो इसको दिमाग में रखिएगा, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट हम लोग देख रहे हैं किसका? कार्यालय ज्ञाप का। और कार्यालय ज्ञाप का जो फॉर्मेट है वो लगभग सेम होता है जो कार्यालय आदेश का होता है, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, शुरुआत सेम है। सबसे ऊपर सेंट्रली अलाइंड फॉर्मेट में, यानी कि बिल्कुल बीच में हम लोग लिखेंगे वही सब चीजें जो हम लोगों ने कार्यालय आदेश में लिखी थी। सबसे ऊपर यहां पर हमारे पास आएगा विभाग। ठीक है, विभाग आएगा, डॉट। विभाग के बाद नीचे लिखेंगे हम लोग अनुभाग। ठीक, अनुभाग के बाद हम लोग लिखेंगे संख्या। सर इसमें कोई अलाइनमेंट का वो तो नहीं होता है, लाइनिंग ऐसे बस? ये बीच में लिखना है, सेंट्रली अलाइंड होता है। ठीक है, सेंट्रली अलाइंड बिल्कुल। शुरुआत और अंत जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बीचों बीच पे इसके आना चाहिए। ठीक, मैं आपको फॉर्मेट मतलब किस तरीके से होता है बता दूंगा, फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। अभी हम लोग लिखेंगे भी ना कि तो आपको क्लियर हो जाएगा वहां पर। विभाग, अनुभाग, फिर संख्या। संख्या के को हम लोग कार्यालय ज्ञाप संख्या भी लिख सकते हैं, तो चाहे कार्यालय ज्ञाप संख्या लिखिए या केवल संख्या लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद लास्ट में सर दिनांक। जो कार्यालय ज्ञाप संख्या लिखते हैं, तो जितने लेटर एक महीने में जारी होते हैं उसी हिसाब से डालते हुए जाते हैं उसको? हाँ, नंबरिंग ध्यान रखते ना कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जिससे आइडेंटिफाई कर सके कौन सा वाला है, ढूंढना पड़े तो मिल ओके। जाए। ठीक, दिनांक, स्थान, कहीं पर कोई भी कॉमा नहीं है, है ना? यही तो था। जी हाँ, सर। सर दिनांक और सबसे ऊपर, स्थान के बीच में सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जा सकता है। हाँ जी, बोलिए। सर सबसे ऊपर कार्यालय ग्राफ भी, ग्राफ हेडिंग दी जाएगी सर सबसे ऊपर? अभी कार्यालय की आपकी हेडिंग नहीं देनी है, मैं बताता हूँ अभी आपको, अभी ऐसे ही शुरू करना है। हालांकि कहीं कहीं ये जो संख्या है ना, ये संख्या सबसे ऊपर भी लिख दी जाती है, तो आप चाहें तो ऐसे लिख लें, या आप चाहें तो ऐसे लिख लें कि सबसे ऊपर संख्या लिखें, फिर विभाग लिखें, फिर अनुभाग लिखें, फिर दिनांक और स्थान लिखें। दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एक तरीका कोई पकड़ लें और उसी की प्रैक्टिस करते रहें बार बार। ठीक है, क्लियर? तो संख्या को सबसे ऊपर भी लिखा जा सकता है, यहां भी लिखा जा सकता है, दोनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? नो अब सर। जब ये लिख लेंगे तो इसको लिखने के बाद अब इसके ठीक नीचे चाहे तो केवल एक लाइन छोड़ दें, एक लाइन छोड़कर अब हम लिखेंगे कार्यालय ज्ञाप। अब सर हमारी, एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर जैसे दिनांक और स्थान है, हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि
दिनांक के बाद डॉट डॉट करके फिर वो दिनांक, और जैसे मान लीजिए स्थान लखनऊ है तो लखनऊ, ऐसे नहीं लिख सकते? आप ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे दिनांक हमने लिखा यहाँ पर और उसके बाद तारीख डाली हम लोगों ने। आ, जैसे हम लोग के यहाँ जो लेटर आ रहा है सर, हाँ तो जी। उसमें देख रहे हैं कि लिखा हुआ है मतलब लखनऊ दिनांक 15 अगस्त मान लीजिए 2025, तो हाँ मतलब वो दिन में डाला हुआ है। और आप जो हमें फॉर्मेट बताया उसमें मतलब दिनांक वो का वो 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 नहीं है, देखिए वो मतलब देखिए वो वो देखिए वो ऑप्शनल है। ठीक है। आप चाहे तो दिनांक की हेडिंग डाल के लिखें 14 अगस्त 2025, यही तो बोल रहे ना वकाल जी, यस सर, यस सर। है ना। हाँ, तो ये ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बाद हम लोग जब बनाते हैं ना, तो हम ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मन कर रहा है लिखने का तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जगह जो है ना वो जगह यूज हो जाती है, इसलिए वैसे लिख देंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो ठीक है लिख सर। सकते हैं, उसमें कोई नंबर कटते बढ़ते नहीं है ऐसे में। ठीक है। और जब हम चौदह मतलब अगस्त उस दो हजार हिसाब से पच्चीस लिखने पे हाँ, नंबर बिल्कुल 14 अगस्त दो हजार ना। पच्चीस लिख रहे हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि ये दिनांक ही हाँ। है ना। ठीक है। नहीं, तो हम चूंकि मसला फॉर्मेटिंग का है सर, अगर कुछ हाँ, उसमें नंबर नहीं कटना नहीं चाहिए नहीं, बस। नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। दिनांक, ठीक है सर। कॉमा, स्थान। अब यहाँ पर फॉर्मेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको बताना कि यहाँ पर क्या लिखा जाना है, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है ना। ठीक हाँ जी। सर। ठीक सर। अब ये दिनांक, स्थान, इसके बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पर हम बीच में ही इसके ठीक नीचे डाल देंगे कार्यालय ज्ञाप। अब यहाँ पर हम पूरा कार्यालय ज्ञाप भी लिख सकते हैं या केवल ज्ञाप भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके माने जाते हैं। पूरा कार्यालय ज्ञाप लिख दीजिए या केवल ज्ञाप लिख दीजिए, दोनों ही चलता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप प्रेफर करिए पूरा लिखना। ठीक है, क्लियर। तो आप क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, केवल ज्ञाप नहीं लिखेंगे। केवल कार्यालय ज्ञाप पूरा आप लिखेंगे। हालांकि ज्ञाप भी लिखा जा सकता है, लेकिन प्रेफर करिए पूरा। इसके बाद इसके नीचे लाइन खींचना भी मिलता है हमको। तो लाइन खींचना भी क्या है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो लाइन खींचें, चाहे ना खींचें, लेकिन सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए आप एग्जाम में क्या करें, लाइन खींच दें। ठीक। सर इसको जबकि ये बॉक्स में नहीं भर सकते कर सकते? बॉक्स में नहीं, ऐसे ही नहीं। लिखिए, बहुत ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखिए। ठीक है। अभी मैंने देखा था, मेरे पास एक कॉपी आई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें मोहर बनाई थी ना उन्होंने। उन्होंने उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूरा बना दिया था। तो हमारे पास इतना समय ही नहीं होता है। एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि आपके पास लिखने को कम है, सजाने के लिए ज्यादा है। ठीक है। और जितना सिंपल रखे उतना अच्छा है, आपको फॉर्मेटिंग के नंबर मिलने हैं, सजावट के नहीं। ठीक। तो कार्यालय ज्ञाप, लाइन भी ऑप्शनल है, आपका मन हो खींचे, ना मन हो मत खींचे, लेकिन प्रेफर कर दें कि लाइन तो एटलीस्ट खींच दें। अब इसके बाद वहां पर हम लोगों ने कार्यालय आदेश में क्या शब्दावली इस्तेमाल करी थी, बताइए। अधो हस्ताक्षरी द्वारा सूचीएगी। कार्यालय श्री। आदेश में, हाँ, श्री या समस्त अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है, यही किया था ना। ठीक है। यहाँ पर सूचना है, तो सूचना में हमारे पास हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दें क्योंकि एक पैराग्राफ नया शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अधो हस्ताक्षरी द्वारा सूच्य है कि, और इसके बाद जो भी सूचना है वो सूचना दे दीजिए। एक पैराग्राफ में हो गए तो ठीक है, और मान लीजिए दूसरा पैराग्राफ भी आपको लिखना पड़े, तो दूसरा पैराग्राफ वैसे ही नंबरिंग करके, जहां से अधोस्ताक्षरी शुरू किया था ठीक इसके नीचे से नंबरिंग करके शुरू करेंगे, नंबर 2 डालेंगे, और वो दूसरे पैराग्राफ में जो भी लिखना है वो लिख देंगे, और इसको कर देंगे पूर्ण विराम लगा के बंद। ठीक। अब इसके बाद, अच्छा, ये ऊपर का मैं साफ कर दूं क्या, नोट तो आपने जी कर ही सर। लिया होगा ना, सबसे ऊपर जो लिखा है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, जगह मेरे पास कम पड़ रही है।
ठीक। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, सिंपल सा है ये। इसके बाद नीचे हम लोग यहाँ पर लिखें, क्योंकि कोई यहाँ पर संबोधन और समापन सूचक शब्द नहीं, तो ना तो हमने महोदय लिखा, ना हमने प्रिय श्री लिखा, और ना ही नीचे धन्यवाद, सधन्यवाद, सादर, ससम्मान कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाएंगे, दाएं हाथ की तरफ लिखेंगे भवदीय। भवदीय में मैंने बताया था, मैं बार बार बता रहा हूं कि कॉमा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर मान लिया कॉमा लगा लेते हैं। उसके बाद हस्ताक्षर, जिसके द्वारा जारी किया जा रहा है उसका हस्ताक्षर, उसका नाम, उसका पदनाम। ठीक, उसका पदनाम कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद अगर यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन जो है वो सभी कर्मचारियों के लिए जारी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जारी हो रहा है तो प्रेषिती का नाम हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि हम फॉर्मेट बना रहे हैं तो फॉर्मेट में हम पूरा लिखेंगे और यहाँ पर हम प्रेषिती का नाम लिखेंगे। ठीक है, प्रेषिती की डिटेल लिखेंगे। कार्यालय आदेश में आपने देखा था कि प्रेषिती की डिटेल नहीं लिखी जाती है, और अगर देनी भी है तो प्रतिलिपि वाले कॉलम में जाके हम लोग प्रेषिती की डिटेल देते हैं। याद है ना आप लोगों को? ठीक, यस तो यहाँ पर हम प्रेषिती की डिटेल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इसी सिधाई में आते हुए श्री, जो भी उनका नाम है, कॉमा उनका पदनाम। ठीक, अब इसके बाद एक सवाल यहाँ पर बहुत आता है, कार्यालय ज्ञापन में प्रतिलिपि जाएगी कि नहीं जाएगी, इसको समझ लेते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि कार्यालय ज्ञापन जो है वो किसी ऐसी सूचना के संबंध में है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि समारोह होने वाला है, या कोई ऐसी जो समस्त कर्मचारियों के लिए सूचना है जो हमारे ऑफिस तक ही सीमित है, ऐसी सूचना अगर है तो कार्यालय ज्ञापन को लिख के कार्यालय के नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाता है, और ये मान लेते हैं कि सब तक सूचना जो है पहुंच गई, तो इस केस में प्रतिलिपि जो है वो नहीं लिखी जाती। लेकिन अगर कोई सूचना ऐसी है जो किसी खास व्यक्ति से संबंधित है और वो किसी अन्य जगहों को भी प्रभावित करेगी, तो उस सूचना को बाकी जगहों तक भी हमें पहुंचाना होगा। तो ऐसे केस में जो है वो प्रतिलिपि जो है वो फिर हम लोग डालते हैं। तो कार्यालय ज्ञापन में जनरली प्रतिलिपि नहीं होती है, लेकिन अगर वो सूचना ऐसी है जो किसी खास व्यक्ति से संबंधित है और जो दूसरे विभागों, लोगों को भी प्रभावित कर रही है, तो फिर उस केस में उन लोगों तक भी ये सूचना दी जानी चाहिए, और यहाँ पर हम उसकी प्रतिलिपि जो है वो यहाँ पर डालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको अपनी तैयारी करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये कहते हैं कि भाई हम लीव विदाउट पे लेंगे। लीव विदाउट पे समझते हैं ना, अवैतनिक अवकाश। ठीक, और उस पर्सन जी ने सर। क्या किया, उसने कहा कि भाई 1 साल का हमको अवैतनिक अवकाश चाहिए, और एक एप्लीकेशन लगा दी संबंधित अधिकारी के पास। अब मान लीजिए कि संबंधित अधिकारी जो है वो मान जाता है और आपको अवैतनिक अवकाश जो है वो स्वीकृत हो जाता है। अब इस अवैतनिक अवकाश की सूचना आपको स्वीकृत हो गया है, ये आपको एक कार्यालय ज्ञापन के द्वारा दी जाएगी। लेकिन अगर वो ये सूचना केवल आपको देगा तो, और लेखा अधिकारी को नहीं देगा आपके विभाग को, या कोषागार को नहीं देगा आपको विभाग को, तो आपको छुट्टी भी मिल गई और आपको सैलरी भी आती रहेगी। तो अवैतनिक अवकाश किस चीज का, तो ये तो नियम विरुद्ध हुआ ना। तो ऐसे केस में फिर वो जो संबंधित जो अफेक्टेड जो दूसरे विभाग हैं उनके पास भी प्रतिलिपि दी जाएगी। लेखाकार जो है या लेखा अधिकारी जो है
उसके पास भी जाएगी कि भाई ये व्यक्ति है, इन इन व्यक्ति को अवैतनिक अवकाश इस स्थिति से इस स्थिति तक जो है वो स्वीकृत किया गया है, तो इस स्थिति से इस स्थिति तक इनका जो वेतन है वो ना बनाया जाए। कोषागार में जाएगा कि भाई इस स्थिति से इस स्थिति तक ये जो है वो अवैतनिक अवकाश पर है, तो इनका वेतन जारी ना किया जाए। तो ऐसे केस में प्रतिलिपि फिर दी जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? जी सर। ठीक। तो प्रतिलिपि जनरली नहीं होती है, लेकिन अगर वो आवश्यकता है तो प्रतिलिपि दी जा सकती है। क्लियर? ठीक। जी तो सर। अगर प्रतिलिपि दी जानी है तो कहां पर देंगे? तो ये श्री और पदनाम के बाद हम नीचे फिर प्रतिलिपि डालते हैं, और प्रतिलिपि जब डालेंगे तो यहां पर हम डालेंगे वही प्रतिलिपि निम्न को निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, जिनको प्रतिलिपि भेजी है वो, और फिर यहां पर नीचे क्या लिख देंगे हम लोग? जिनको प्रतिलिपि भेजी है, फिर यहां पर नीचे आज्ञा से वही हस्ताक्षर पदनाम वगैरह हम लोग डाल देंगे। ये तो आप लोग कर लेंगे ना पूरा, इसको नोट कर लीजिए, फिलहाल उसको कंप्लीट सर कर लीजिए। प्रेषित का पता नहीं लिखा जाता। प्रेषिती का, देखिए प्रेषिती का पता, क्योंकि प्रेषिती तो संबंधित जो कार्यालय है जनरली उसी से है, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति है, आरटीआई के द्वारा दिया जा रहा है, किसी अशासकीय व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो फिर उसका पता भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है। कार्यालय का ही कर्मचारी है तो पता नहीं लिखा जाएगा क्योंकि समान कार्यालय है, लेकिन अगर कोई अशासकीय व्यक्ति है तो उस केस में, या किसी दूसरे कार्यालय से संबंधित व्यक्ति है तो उस केस में फिर पता दिया जाएगा। इसको भी अलग से लिख लीजिए कि समान कार्यालय के व्यक्ति को हम वहां पर उसका पता नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर कोई अन्य कार्यालय से संबंधित व्यक्ति है या अशासकीय व्यक्ति है तो उसका पता फिर वहां पर लिखा जाता है। सर क्लियर? प्रारूप में केवल ये वाला ही लिखेंगे ना, भक्ति हस्ताक्षर नाम और पदनाम तक? नाम पदनाम तक। प्रतिलिपि भी डाल दीजिएगा, अच्छा, प्रतिलिपि भी डाल? प्रतिलिपि भी डाल दीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नीचे आज्ञा से हस्ताक्षर नाम और पदनाम। क्लियर? पता वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना आपको? सर जैसे अर्धशासकीय पत्र में हम लिखते थे तो उसमें भवनिष्ठ वाला होता था, तो जैसे जूनियर सीनियर का कांसेप्ट होता है तो जूनियर को सीनियर को लिखा तो हम भवनिष्ठ लिख सकते हैं, लेकिन अगर सीनियर कोई जूनियर को लिख रहा है तो वहां पे हम भवनिष्ठ लिख सकते हैं। भवनिष्ठ का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी, आपका निष्ठावान। वो जनरली तो हम, सुनिए मेरी बात, जनरली हम जब यहाँ पर अपने एग्जाम की बात करेंगे तो अपने एग्जाम में हमारे पास हमेशा जो आएगा वो वरिष्ठ से कनिष्ठ के लिए अर्धशासकीय पत्र में आएगा, तो हम भवनिष्ठ लिखेंगे। मतलब नॉर्मली वैसा आएगा हमारे पास, तो भवनिष्ठ ही हमारे पास जो शब्दावली हमको यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, हमको शब्दावली भवनिष्ठ ही यूज करनी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, इस पर ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल आपको लिखने को मैंने दिया था आपको, वो क्या एग्जाम्पल था कि सचिव के द्वारा जिलाधिकारी को भेजा जा रहा है लेटर जांच समिति के गठन के लिए। संत कबीर नगर। हाँ, तो सचिव तो वरिष्ठ अधिकारी है, जिलाधिकारी क्या है? कनिष्ठ अधिकारी है। तो भवनिष्ठ आप लिखिए, लेकिन जब हम सादर या ससम्मान लिख रहे हैं तो सादर और ससम्मान के अलावा वहां पर हम फिर सधन्यवाद भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सादर या ससम्मान के अलावा हम सधन्यवाद भी लिख सकते हैं। तो अगर वरिष्ठ कनिष्ठ को लिख रहा है तो फिर आप सादर ससम्मान तो लिख ही सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें फिर सधन्यवाद लिखे तो थोड़ा सा डिकोरम भी मेंटेन हो जाता है। क्लियर? ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? जी सर। कंफ्यूजन हुआ कि समझ में आ गया? नो कंफ्यूजन। बोलिए बोलिए। सर ये कह रहे थे यहाँ पे प्रतिलिपि के ऊपर हम संख्या और वो दिनांक? नहीं नहीं, जनरली नहीं डालते, कार्यालय ज्ञापन जी। में जनरली नहीं डालते। ठीक है। सर जब प्रस्तुति में पता भी ऐड करेंगे तो पदनाम में कॉमा लगा के ये फुल स्टॉप लास्ट में पता के बाद लगाएंगे ना? हाँ, फुल स्टॉप लास्ट में लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे यहाँ पर। लेकिन अगर वो अशासकीय व्यक्ति है तो फिर पदनाम नहीं आएगा, सीधे उसका पता ही आ जाएगा, श्री जी सर। आबासा और फिर पता, क्योंकि फिर वो अशासकीय व्यक्ति है तो पदनाम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। जी सर। तो अगर अशासकीय व्यक्ति है तो पदनाम नहीं लिखा जाएगा, सीधे पता आ जाएगा। सभी लोगों को क्लियर है पॉइंट? जी सर। ठीक है,
चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, उदाहरण। तो उदाहरण हमारे पास क्या है? उदाहरण हमारे पास जैसा हम लोगों ने अभी लिया है कि छुट्टी वाला, ठीक, उससे संबंधित एक ले लेते हैं कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए, समझ लीजिए, हम लोग लिख लेंगे सीधे, नोट मत करिए क्वेश्चन, कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कार्यरत कोई समीक्षा अधिकारी है, ठीक, और वो समीक्षा अधिकारी जो है वो अब अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, शिक्षा का गढ़ माना जाता है, तो उनके अंदर ये अंदर से एक चेतना आई कि हमको अपनी पढ़ाई थोड़ी सी और कर लेनी चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि भाई हम वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, और वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो सक्षम अधिकारी है उसके पास एक एप्लीकेशन डालते हैं कि भाई नौकरी के साथ साथ हमको जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उससे वकालत यानी कि एलएलबी की पढ़ाई करने की अनुमति दी जाए। तो अब उन्होंने ये एप्लीकेशन डाल दी है, और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने उनको अनुमति दे दी कि भाई हाँ ठीक है, आपको पढ़ाई करने की अनुमति दी जाती है, और इसके संबंध में एक कार्यालय ज्ञाप के द्वारा उनको सूचना दी जा रही है, मिस्टर काखा गा को। क्लियर? तो अब इसको कैसे लिखना है, केस समझ में आ गया क्या है? जी सर। ठीक है, तो जी इस सर। कार्यालय जी सर। ज्ञाप को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो कार्यालय ज्ञाप हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले सबसे ऊपर हमारे पास आएगा विभाग। विभाग। तो विभाग में यहाँ पर लोक सेवा आयोग है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सबसे बीच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अनुभाग। मान लिया कि जो छुट्टियों वगैरह से संबंधित स्वीकृति प्रदान करने की जिम्मेदारी है वो अनुभाग 4 को है, तो अनुभाग 4। कार्यालय ज्ञाप की संख्या डाल देते हैं, तो कार्यालय ज्ञाप की संख्या है हमारी A/5/का 01/2025 1। कुछ भी डाल सकते हैं इमेजिनरी, ठीक, तो ये संख्या हो गई हमारी। इसके बाद दिनांक और स्थान होता है, और मैंने बताया था कि दिनांक स्थान आगे पीछे भी हम लोग कर सकते हैं। स्थान पहले लिख दें, दिनांक बाद में, या दिनांक पहले लिख दें, स्थान बाद में। तो हम आज की तारीख के हिसाब से चलते हैं, आज है 14 अगस्त 2025, तो 14 अगस्त 2025 कॉमा प्रयागराज। अब आपको इसका अलाइनमेंट कुछ समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? जी सर, सेंटर पे लिखना है। हाँ, सेंट्रली अलाइंड है ये। अब इसके बाद हम लिखेंगे कार्यालय। प्रयागराज के बाद कोई कामा नहीं, एसएस में कामा नहीं लगता है। नहीं नहीं, यहाँ पर कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं लगना है, ठीक। फिर आते हैं, हालांकि आपको कहीं कहीं लगा हुआ मिलेगा लेकिन लगाना नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसमें नहीं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बाकी जगहों बाकी चीजों को देख के। कार्यालय ज्ञाप थोड़ा सा किनारे हो गया है, बीचों बीच में लिखेंगे, ठीक। अंडरलाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अच्छा, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कार्यालय आदेश में और कार्यालय ज्ञाप में वो किस चीज से संबंधित है उसको भी नीचे हेडिंग डाल के लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर ये अवकाश स्वीकृति से संबंधित है, तो कार्यालय ज्ञाप के नीचे लिख सकते हैं अवकाश स्वीकृति, लेकिन वो अवॉइड करें लिखना, आप सीधे ऐसे ही लिखें। अब यहाँ पर इसमें विषय नहीं लिखते ना सर? नहीं, विषय नहीं लिखें, ठीक, सीधे शुरू करेंगे। यहाँ पर अधो हस्ताक्षरी द्वारा श्री का ख गा, जो क्या है, समीक्षा अधिकारी हैं,
अधिकारी को सूच्य है कि उन्हें, अब एक सिंपल फॉर्मेट लिख सकते हैं कि अधोशासित द्वारा काखागा समीक्षा अधिकारी को सूच्य है कि उन्हें उनकी आवेदन के अनुसार प्रयाग विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई करने की अनुमति प्रदान करी जाती है। इतना लिख के बाकी भवदी हस्ताक्षर वगैरह करके खत्म कर दें। थोड़ा दूसरा होता है, थोड़ा सा डिटेल कर दें उसको, तो थोड़ा डिटेल लेके हम लोग चलेंगे, इससे कि आपको लिखने की प्रैक्टिस भी होती जाए। ठीक है, कि उन्हें निम्नलिखित एक सेकंड, शर्तों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एल एलबी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, इस अध्ययन के दौरान कार्यालय के कार्य में सर नंबरिंग जो है वो अधो हस्ताक्षर के जस्ट नीचे ही रहेगा, ये उसी लाइन में। हाँ, नहीं, इसको आप पीछे से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कुछ शर्तें हैं। ठीक है, इनको आप स्टार्टिंग अलग से इसको लिख सकते हैं ना सर? स्टार्टिंग से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे, क्योंकि ये अलग से दिखाई पड़े। आप स्टार्टिंग से भी लिख सकते हैं, ओके। यहाँ से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अलग से ओके दिखा सर। पड़े इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे से लिख रहा हूँ। ठीक, कार्यालय के कार्य में कोई बाधा, ये नॉर्मल पैरा नहीं है ना, उत्पन्न ना हो। दूसरा, इसकी तैयारी के लिए किसी प्रकार का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तीसरी शर्त है, दी गई अनुमति जनहित में कभी भी वापस ली जा सकती है। ठीक, आप यहां तक भी लिख सकते थे, यहां तक भी लिख सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा अगर 8 नंबर का आएगा तो, मान लीजिए आता है तो। उसके बाद यहां पर भवदीय हस्ताक्षर नाम
पदनाम, ठीक है, फुल स्टॉप। और पदनाम के बाद यहाँ पर नीचे जो ऊपर से दोस्त था थ्री वाली लाइन वहां से आ रही था ना, ये वाली लाइन, नॉर्मल पैराग्राफ वाली लाइन, वहीं पर नीचे श्री। सर हाँ जी। सर ये तो उदाहरण है, तो यहाँ पे नाम और पदनाम। हाँ मैं डालता हूँ, बस एक सेकंड रुक जाइए। श्री, ये समीक्षा अधिकारी का खा गा थे ना, श्री का खा गा कॉमा सर ये जो आप परिस्थिति वाले में लिख रहे हैं तो इसको पदनाम के साइड में ही होना चाहिए। पदनाम के नीचे, ये जगह नहीं है मेरे पास, पदनाम के नीचे देखिए, नीचे ही है लेकिन फिर भी ठीक है। यही पूछ रहे थे ना आप। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस सबकी स्वीकृति देने का अधिकार सचिव के पास है, तो हस्ताक्षर के बाद नाम, नाम मान लिया है कि आ बा सा है, और नीचे पदनाम हो गया सचिव, ठीक। क्लियर है। सर हस्ताक्षर किसका रहेगा? हस्ताक्षर नहीं सचिव का रहेगा ना, सचिव। कोई डाउट यहाँ पर आप लोगों को? सर ये जो प्रेसिटी सर जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं, हाँ श्री क सर जब हम इसको कार्यालय यहाँ पे जब शुरू कर रहे हैं हस्ताक्षरी द्वारा श्री तो सर फिर यहाँ इस चीज को लिखने का मतलब क्या है? नहीं फॉर्मेट है। लिखेंगे तब भी तो चल नहीं जाना नहीं चाहिए। नहीं, फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट में आपको लिखना, आपको फॉर्मेट में अगर 10 बार कोई चीज कही तो हम 10 बार लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट से क्योंकि समझौता नहीं कर उस सकते ना। व्यक्ति को चल जा रहा है जिसके कोई दिक्कत नहीं, हम्म। कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखा है लेकिन फॉर्मेट में है तो हमको लिखना है वकाल जी। अच्छा ठीक है सर। हाँ बिल्कुल, फॉर्मेट में है तो हम लिखेंगे। अब जैसे शासकीय पत्र में भी पत्रांक संख्या और दिनांक ऊपर लिख दिया था, लेकिन हम दोबारा नीचे फिर लिखते हैं क्योंकि फॉर्मेट में है ना। हम्म। हाँ जी, हाँ सर। ठीक है। सर इसमें प्रतिलिपि जो आप लिखाए थे वो भी लिखा जाएगा? यहाँ पर इस वाले में प्रतिलिपि की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि दूसरे को जानकारी दी जाए, इनको बस अनुमति दी गई है, ना इनकी सैलरी कम होगी ना कोई और चीज कम होगी, बस ये करते रहेंगे ऐसा, ठीक। तो लेकिन यूनिवर्सिटी अगर के प्रतिलिपि लिखने का बहुत मन, अगर लिखना ही चाहते हैं तो नीचे लिख दीजिए प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थम आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, नीचे लिख दीजिए अनुभाग अधिकारी, जिस अनुभाग में ये काम कर रहे होंगे उस अनुभाग के अधिकारी को प्रतिलिपि भेज दीजिए अगर लिखने का मन है तो, ठीक है। हम्म। हाँ जी, हम्म। बोलिए, कोई डाउट पूछना है किसी को कुछ? सर प्रतिलिपि मेंशन करना कोई कंपल्सरी नहीं है ना? यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ठीक। तो ऐसा लेकिन कुछ है कि मतलब किसी किसी में हमें करना पड़ेगा? देखिए, अगर उदाहरण कोई ऐसा है जैसे मैंने भी बताया था कि जहां पर दूसरे विभाग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो वहां पर प्रतिलिपि आपको लिखनी होगी। जैसे मान लीजिए वेतन में कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक, या जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी सूचना की है, जैसे किसी को कोई अतिरिक्त कार्यभार देने की सूचना हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वहां पर प्रतिलिपि दी जा सकती है। आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसे कुछ था ना कि वो विदाउट सैलरी नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं था, वो नहीं था। एग्जाम्पल अलग अगर था ना। होता अगर होता तो अगर वो होता अगर वो होता तो यहाँ पर हम प्रतिलिपि भेजते लेखा अधिकारी को, जी प्रतिलिपि भेजते जी अनुभाग अधिकारी को, प्रतिलिपि भेजते कोषाधिकारी को,
सर अच्छा। सर यहाँ हम यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं प्रतिलिपि इसकी? यूनिवर्सिटी को क्या भेजना, यूनिवर्सिटी से हमारा इसका मतलब थोड़ी ना है कोई। जी यूनिवर्सिटी से आयोग का कोई मतलब नहीं, वो अपना एडमिशन ले जाके पढ़े। जी बट सर। लेखा और अनुभाग और कोषाधिकारी का तो है वो सैलरी की वजह से ना, अगर इस हमारा केस दूसरा होता तो। अगर वो वाला केस होता तो हम भेजते, और जी अगर जी। यहाँ पर भेजना है तो यहाँ पर अगर बहुत मैं तो अनुभाग अधिकारी को भेज दीजिए बस। और नहीं भी भेजना है तो स्किप कर सकते हैं, हाँ, अवॉइड उसको कर यहाँ सकते पर हैं इस ना। वाले में स्किप कर सकते हैं। ठीक, अभी तो ठीक। ये एक एग्जांपल है, हम लोग अभी जब फॉर्मेट खत्म कर देंगे ना सारे, तो हम लोग बार जी बार नए नए केसेस लेके इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, समझते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। जी। हाँ ओके। जी सर जी। हाँ जी। जी। ठीक है, तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि संडे को टेस्ट टाइमिंग मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। संडे को जो टेस्ट है उसमें अभी तक के सारे लेटर मतलब कौन कौन से, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, प्लस आ, हम लोगों को पढ़ते हुए कितने 6 दिन तो हो ही गए होंगे, है ना। तो 20-20 के हिसाब से मान लेते हैं, वैसे तो 120 140 हो रहे हैं, लेकिन जो मैंने पहली वाली शीट दी, एक और कंप्लीट शीट आपको आज क्लास के बाद मिल जाएगी, शब्दावली की प्रशासनिक की, मैं अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। लेकिन जो सबसे पहले शीट दी थी, उस शीट से मैं 135 है सर सर। हाँ 100, एक सौ 135 छत्तीस पूरे कर दें। एक ये सर पूरे कर दीजिए, एक सौ हाँ, छत्तीस कर अब दीजिए सर, कर पूरे हैं, दीजिए। तैयार आपको पूरे हैं, लेकिन मैं पूरे तो दूंगा नहीं ना, मैं मुश्किल से 10-20 मैक्सिमम दूंगा, ठीक है, लेकिन तैयार आपको जी पूरे सर। करने हैं, पूरे शब्द और पहले 50 मुहावरे। मुहावरे। ठीक, अब इनके अर्थ तो आपको याद है। ठीक, मुहावरों की कल एक दिन और मैं आपको रिकॉर्डेड कल दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नो सर। हाँ, और उसमें हम लोग पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, कल मैं आपको जो क्लास दूंगा वो मुहावरे वाली होगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आखिरकार मुहावरों का जो वाक्य प्रयोग है, तो वाक्य प्रयोग कैसे किया जाए, इसको आपको करना है। इसको करने के बाद वाक्य प्रयोग का थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद आप अपने मन से, जब मैं टेस्ट में दूंगा तो अपने मन से अच्छे से अच्छा वाक्य प्रयोग करने की कोशिश करिएगा टेस्ट में, और वाक्य प्रयोग करके आप उस टेस्ट में लिखिएगा। उसके बाद जब हम लोग मंडे से, जब नया हफ्ता शुरू होगा, तो मंडे से हम लोग क्या करेंगे, मंडे से हम लोग जनरल जो चीजें पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम लोग 10 से 15 मिनट अलग से निकालेंगे हर क्लास में, और इस 10 से 15 मिनट में 5-10 जितने भी मुहावरे हो जाएंगे उनके वाक्य प्रयोगों को क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर, ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है, ठीक, ध्यान रखिएगा, मुहावरे के वाक्य प्रयोग बचकाने हमको करके नहीं आने हैं, हमको ऐसे करने हैं जिससे कि हमको पूरे 2 में 2 नंबर मिले। सर पहले बता दीजिएगा क्लास में कि कैसे प्रयोग करते हैं, कि ये हम ये लोग का ये थोड़ा ये ट्रेंड हो ये जाए। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये वाली क्लास जो हाँ मैं कल सर आपको हाँ। रिकॉर्डेड दूंगा, इसमें सारी डिटेल है, बहुत डिटेल में जी। सारे पॉइंट, सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो बहुत ध्यान से इसको करिएगा, समझ समझ के क्लास को, ठीक है। आपको सारी चीजें, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी मुहावरे में, वो आ जाएंगी, और बाकी फिर हम लोग प्रैक्टिस, एक एक मुहावरे की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक, डिटेल में पहले एक दिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मुहावरों के वाक्य प्रयोग आपको करने हैं, और उसके बाद उन मुहावरों के वाक्य प्रयोगों को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनको और बेहतर और एक कॉम्प्रहेंसिव वाक्य प्रयोग कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर। जी सर। जी आज का सर। जो आपका जी होमवर्क सर। है, आज का होमवर्क है आपका कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप का अंतर, ये आपको लिख के भेजना है, आराम से लिख के भेजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप का जब अंतर लिखेंगे, तो हम लोगों ने देखा था ना कि अंतर को कैसे रिप्रेजेंट करना जी सर। है ना, जी सर। टैबुलर फॉर्म में करना है। और टेबुलर फॉर्म कोशिश में। करिएगा एक आधार या बेस का कॉलम बना लीजिएगा, और वो करिएगा, अगर आधार या बेस का कॉलम समझ में ना आए तो आप जैसे लिख पा रहे हैं वैसे लिख के भेजिएगा, लिखना जरूरी है, सुधार तो धीमे धीमे आता जाएगा ना।
ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं ना, हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट लिखें, और अगर हम बेस्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो हम कभी लिखना शुरू ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेस्ट कभी आता ही नहीं। ग्रेजुअली हम इम्प्रूव करेंगे, तो जैसा भी मन में आए वैसा लिखिए। सर आपके पास जितनी आती हैं कॉपियां चेक करने के लिए, तो हाँ उसमें जो सबसे बेस्ट रहा करे वो आप ग्रुप में सेंड कर दिया कीजिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा ना, मैं कल अभी तक जितनी भी कॉपियां आई हैं वो सारी भेज दूंगा ग्रुप में। ग्रुप में मैं इसलिए नहीं डालता, पर्सनली भेज देता हूँ आपको, क्योंकि फिर ग्रुप में पूरा जो चीजें हैं मैं डाल रहा हूँ वो सब हाउस पॉस हो जाती हैं। लेकिन मैं डाल दिया ओके सर। टेलीग्राम में डाल दूं? नो जी सर, सर। प्लीज व्हाट्सएप पे भी हाँ डाल सर दीजिएगा भेज प्लीज दिया। सर। ठीक है, यहीं पर डाल दूंगा, सबसे अच्छी वाली कॉपीज मैं यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। सर वो निबंध में कलरफुल पेन या नहीं, हाइलाइटिंग ये सब करा जाता है? निबंध में नहीं, लिखेंगे आप एक ही रंग के पेन से, लेकिन आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन कर सकते हैं, हाँ, पॉइंट्स में नहीं लिखना है निबंध? पॉइंट्स में नहीं लिखना निबंध, आप पैराग्राफ में लिखिए। पॉइंट्स में भी लोग ठीक है। लिखते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है एग्जामिनर की माइंडसेट के ऊपर। कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो बहुत ही कंजर्वेटिव होते हैं, और वो अगर पॉइंट में आप लिख के दे देंगे और वैसे एग्जामिनर के पास चले गए तो वो नंबर काट लेता है। ओके। ठीक है, लिखते हैं लोग, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे जो सनकी एग्जामिनर्स हैं उनसे बचें, तो उनसे बचने के लिए आप इस तरीके से ही लिखें। हाँ, आप तो अपने एक उसको आइडियल बोलिए। जी, एक आइडियल फॉर्मेट एक निबंध का एस्पेक्ट यही किया जा सकता है कि हम पैराग्राफ में लिखें। हाँ, पैराग्राफ में लिखिए, बिल्कुल पैराग्राफ में लिखिए, ठीक है। और आप उसको हाईलाइट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए, कई सारे लोग होते हैं ना जो हाईलाइट अंडरलाइन करने में इतने भावुक हो जाते हैं, पूरा निबंध हाईलाइट कर देते हैं। तो उस भावुकता में नहीं बहना है। जरूरी चीजें हाईलाइट ठीक। करनी है, जरूरी चीजें अंडरलाइन करनी है, हम्म, बस जो आप चाहते हैं कि एग्जामिनर की नजरों में जाएं ही जाएं। हम्म। ठीक है। सर निबंध पर भी सर एक स्ट्रेटेजी वीडियो सर। निबंध पे एक क्लास मैंने ली थी, निबंध पर स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने डाले हुए हैं बहुत सारे पब्लिक वाले चैनल पे। फिर भी हम लोग अलग से हम्म। अभी निबंध जब अगले हफ्ते शुरू करें तो एक बार फिर से बेसिक बातों को डिस्कस कर लेंगे। जी ओके। ठीक है, ओके सर। ठीक सर है। तो सैटरडे को क्लास होगी कि नहीं होगी? क्लास जो आपकी रहेगी वो मंडे टू फ्राइडे रहेगी, सैटरडे आपका रिवीजन का है। ठीक ओके। है। हाँ, ऑलराइट सर। रहेगा क्या बोल इंडिपेंडेंस रहे डे हैं? पे। कल मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, वैसे तो फ्राइडे को क्लास होगी, हमेशा लाइव क्लास होगी, लेकिन कल मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, ठीक है, मुहावरे जी। वाली। ओके सर। हाँ जी, तो हाँ मैं। क्लास सर ये है, बस लाइव नहीं है कल। हाँ जी, सर अच्छा। एक बोलिए। डाउट था जीएस के पेपर को लेके, हाँ, कि जीएस में जिस तरीके से प्रीलिम्स में ही तैयारी करी थी उसी अप्रोच को आगे रखना है, या फिर कुछ स्पेशल एरियाज जहाँ पे फोकस करना है? देखिए कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा वेटेज ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, जैसे सर? जैसे आपका इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा क्वेश्चंस का वेटेज कभी कभार बढ़ा देते हैं ये अच्छा सर। मेंस में। ठीक है, आप देखेंगे पेपर उठा के तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा वेटेज आपको रीजनिंग तो बढ़ा हुआ नहीं आती ना मिलेगा। मेंस में? जो तो सिलेबस ठीक। प्री का है सेम सिलेबस मेंस का है, अच्छा, बस सवाल वहां सर पर एक 140 डाउट थे, सर यहाँ पर ये है, 120 है। तो सर सर ये जो कुछ पेपर एरियाज होंगे ना जहाँ पे स्पेशली फोकस करना है, या फिर सेम वही रखते हैं? अभी आप ओवरऑल जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, फिर मैं इसके बारे में एक अलग से क्लास में बता दूंगा कि क्या क्या आपको कौन कौन से एरिया पर फोकस कर रखना है। ठीक है ठीक सर, है, ठीक। अभी आप ठीक है। एक कॉम्प्रहेंसिव पढ़ाई करिए, बिना ये सोचे हुए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि अभी ठीक है। हमारे पास इतना समय है कि हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं बताता जाऊंगा कि क्या ज्यादा फोकस करना है, क्या कम फोकस करना है। मतलब जी फोकस सर। कम तो किसी को नहीं करना, हाँ ज्यादा फोकस किसको करना है, बस वो हम लोग देखते हुए चले। ठीक। ठीक, वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं पूरा देखता रहूंगा। ठीक है, बस आप साथ साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। सर कॉपी प्लीज सेंड कर दीजिएगा हाँ, प्लीज। आपने आपने कब भेजी है सरिता जी? अभी आज ही भेजी है क्या? नहीं सर, आपने कहा था ना वो कॉपी का थोड़ा हाँ हाँ आइडिया हाँ दे देंगे। हाँ हाँ, वो मैं भेज दूंगा। वो और ठीक आपका है। आपका वो कॉपी, आप पैनिक मत होइएगा, आपकी कॉपी सही थी। ठीक है, बस हाँ थोड़ा मैं सा बहुत टेंशन में थी। हाँ रिपीटेशन आपका हो गया, उस रिपीटेशन से बचना है उन चीजों को। ठीक है, जी जी और जी। अलाइनमेंट का ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट ठीक रहे। हो सकता है कि आपका जो पीडीएफ आया था वो थोड़ा सा आपने किसी एंगल से उसको खींचा था, तो वो शायद देखने में ही अलाइनमेंट सही नहीं लग रहा था, शायद वैसे सही होगा। तो वो अलाइनमेंट का ध्यान रखिए। बाकी जो आपने जो दो जगहों पर एक ही चीज को आप समझ लिया हो ना, कहाँ पर रिपीटेशन में मैंने मार्क किया था आपके उसमें। मैंने वो, हाँ, हार्ड कॉपी में भी पूरा रेड स्केच से लाइन अप कर हाँ लिया, पूरा हाईलाइट कर लिया हाँ, समझने के लिए। तो उसको रिपीट मत कर, क्योंकि देखिए हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, और जी जब हम रिपीट करेंगे करेक्ट तो वो सारगर्भिता खत्म हो जाती है करेक्ट। ना।
ठीक है, ये चीजें आपने, बाकी चीजें आपने अच्छी लिखी थी, कोई खराबी नहीं, बहुत अच्छा था, बस वही एक चीज थी मैंने मार्क कर दी। बाकी बहुत से लोग लैंग्वेज वाला भी बहुत अच्छा अच्छा लिख के भेज रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ पर गुड, वेरी गुड। और जो नहीं लिखते हैं उनको मैं लिखता हूँ 5 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, तो प्लीज उसको लिखा करिए 5 बार अगर लिखने को कहा है, वो आप ही की बेनिफिट के लिए, ठीक है ना। जी सर। हमें भी बोल दिया करिए सर लिखने के। हाँ बिल्कुल, मैं बोलूंगा 10 बार ही बोलूंगा, आप 10 बार लिखिएगा उसको, ठीक है। हाँ 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 वो सही सर रहेगा जिनकी सभी लोग कॉपी अच्छी रही होगी तो कर दीजिएगा अभी। हाँ, अभी तो हाँ शायद तो ना दे थोड़ा पाऊँ आइडिया मिल मैं भेज जाएगा। दूंगा, मुझे छाटनी पड़ेंगी ना अभी, तो मैं कल तक भेज दूंगा पक्का, ठीक है। जी सर सर। गुड, ओके। सर हाँ गुड का बोलिए। मतलब 7 नंबर मान के चले सर। अभी नंबर मत मानिए, नंबर टेस्ट में मानेंगे। अभी बस मुझे आपका अलाइनमेंट अच्छा लगा, मुझे आपका फॉर्मेट अच्छा लगा, लैंग्वेज ठीक लगी, तो वो गुड है, ठीक है। हम्म। हाँ, अभी नंबर टेस्ट से देखेंगे, है ना। जी अभी बस गुड का ओके। मतलब कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। ओके। हाँ जी, चलिए फिर, गुड नाइट। थैंक यू ओके, सर। गुड नाइट सर। गुड थैंक यू नाइट। सो मच। सर थैंक यू सर। गुड नाइट। 15 अगस्त की शुभकामनाएं सर। आपको भी 15 अगस्त की शुभकामनाएं, और आप सब लोगों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की, और जन्माष्टमी शायद फ्राइडे को, सैटरडे को है, उसके भी शुभकामनाएं। सैटरडे हाँ को, हाँ, उसकी यस छुट्टी है। यस। चलिए, ठीक। गुड नाइट। छुट्टी मिल जाएगी हम लोगों को सर। जी। जी सर। हाँ, आजकल तो बड़ी दौड़ान है सर, तिरंगा रैली, ये रैली वो रैली। सभी सभी जगहों का, सभी डिपार्टमेंट्स का वही हाल है आजकल वकार जी, है ना। सभी इस समय परेशान दुखी हैं, कोई भी विभाग, चाहे छोटे लेवल का अधिकारी हो, बड़े लेवल का अधिकारी हो, भागा कर्मचारी हो, दौड़ी सबका एक है। ही हाल है। हाँ जी, सर बेसिक में अच्छा, आप क्लास, तो अच्छा वहां पर है, हाँ समझ गया मैं, आपने बताया था। हम्म। हाँ जी, बोलिए सर अनीता जी। सर क्लास अब कब होगी? कल? कल कल क्लास आएगी, कल क्लास छुट्टी नहीं है, कल बस लाइव नहीं होगी, लेकिन क्लास आएगी सेम टाइम पर, और लाइव हम लोग मंडे को जुड़ेंगे, संडे को ठीक टेस्ट, है जी। ठीक। फ्राइडे ठीक है। सैटरडे जो है वो रिवीजन ब्रेक रहता है हमेशा। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ जी, वेलकम।